Airline industry, airline business is just like delivering a baby. हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. हाँ, delivering a baby, fun to conceive, हाँ, but hell to deliver. यानी बड़ा मुश्किल है इस बिज़नेस को. ऐसा दिखने में लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है, इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन व्हेन इट्स अबाउट डिलीवरी, व्हेन इट्स अबाउट कस्टमर सर्विस, सेटिस्फैक्शन एंड एवरीथिंग, जैसे मैंने कहा ना, इट्स लाइक डिलीवरिंग अ बेबी. तो बहुत ही चैलेंजिंग है. अच्छा, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास? टुडे इज़ फॉर ACCA SBL. ये मेरे हाथ में मौजूद हैं. देर आर 12 पेजेस. वैसे तो 11 है, लेकिन यू काउंट दिस इज 12. Pre-scene is available now for ACCA SBL September 2023. हाँ जी, ACCA SBL September 2023. आपको पता है एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो चुका है. अच्छा, मैंने आज से 2 महीने पहले भी आई मेड अ वीडियो, इट्स रिगार्डिंग ACCA SBL प्री सीन के प्री सीन है क्या. लेकिन आज हमारे पास अब ये प्री सीन आ गया है, यानी जिसको हम कहते हैं ना द पेपर इज़ आउट. तो आज की क्लास उस पर. लेकिन अगर कोई जानना चाहते हैं कि भाई ये जो चेंज आया है फ्रॉम सितंबर 2023 वो क्या है, तो मैं लिंक डाल रहा हूँ, कमेंट में लिंक है और उसको आप जाके देख सकते हैं. आई मेड दिस वीडियो 2 months बैक. लेकिन आज की वीडियो तो रियल सिचुएशन पे, सही है ना, रियल सिचुएशन पे कि अब हमारे पास वो पेपर आउट हो चुका है. ठीक है. अच्छा जी, पहले भी ये बात हुई है कि ACCA SBL जो है इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, unlike other 14-13 papers of ACCA. Total different project और profession. It's like a project. मैं तो इसको पेपर कहता ही नहीं, मैं कहता हूँ it's a project. और एक very very professional paper. यानी देखें, इस प्री सीन से अब इन्होंने इसको इतना प्रोफेशनल कर दिया, इतना प्रैक्टिकल कर दिया कि जैसे होता है ना कि यू गोइंग टू सी अ कंसल्टेंट, कि आप कंसल्टेंट पे जाके डायरेक्ट जाके बॉम्ब नहीं फोड़ोगे. अब आप कंसल्टेंट को, फॉर एग्जांपल यू वांट टू सी अ कंसल्टेंट, कोई भी किसी किस्म का, कोई टैक की बात करें, कोई ऑडिट की बात करें, ड्यू डिलिजेंस की बात करें, कुछ भी, तो वो कंसल्टेंट व्हेन यू राइट एन ईमेल और व्हेन यू कॉल द कंसल्टेंट, तो वो आपसे ये तो पूछता है ना कि भाई इन विच इंडस्ट्री आर यू इन विच बिजनेस आर यू इन, व्हाट इज़ द एज ऑफ योर बिजनेस. कुछ थोड़ी बहुत बातें तो होती है ना बिफोर मीटिंग. तो वो थोड़ी बहुत बातें, बल्कि वो थोड़ी बहुत क्या, वो बहुत ज़्यादा बातें एग्जामिनर ने आपको दे दी. आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे आप कंसल्टेंट को कॉल करके बहुत कुछ बता देते हैं ना पहले से, तो ये वही है कि बहुत कुछ आपको अभी पहले बता दिया गया. एंड देन इन एग्जामिनेशन इज जस्ट लाइक अ मीटिंग, कि आप एज अ कंसल्टेंट अब जाके बैठोगे. ठीक है ना, आप रियल टाइम कंसल्टेंट बैठोगे और आपके सामने आपका क्लाइंट आएगा, वो बोलेगा ये लो अब थोड़ी सी और बातें, यानी थोड़ा सा और मैं आपको प्रॉब्लम्स अब बता दूं. यानी ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव द रिक्वायरमेंट्स, हमारे पास इसमें रिक्वायरमेंट्स मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है. और मैंने अभी आपसे कहा ना कि इट्स वन ऑफ, बल्कि मैंने कहा मैं अभी आपको बताऊं कि इट्स वन ऑफ माई फेवरेट इंडस्ट्रीज जब व्हेन इट्स अबाउट एयरलाइन. क्यों है आई डोंट नो, लेकिन मे बी आई एम अ ट्रैवलर. बाय द वे, गुड लेट इवनिंग फ्रॉम डैलस टेक्सास. तो मे बी मेरी शायद ट्रैवलिंग वगैरह, मैं एक ट्रैवलर हूँ, आप लोग मुझे देखते रहते हैं. तो एयरलाइन में बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, और स्पेशली बजट एयरलाइंस में. जब से मैं US में हूँ तब से बजट एयरलाइन में बहुत ज़्यादा सफ़र किए. लेकिन ज़ाहिर है इंटरनेशनल एयरलाइन में भी सफ़र होते हैं, तो हर किस्म की एयरलाइंस उस पर बात होगी. अच्छा जी, आज के सेशन का, आज का जो ये सेशन है हमारा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, अगर ये पेपर आउट ना होता, ये मैं इस पेपर को जो देख रहा हूँ ना, इट्स एज इज लाइक कि अगर मैं बोलूँ 2020, 21, 22, इससे पहले जैसे पेपर हुए हैं, लेकिन वो आपको एग्जामिनेशन रूम में ही पेपर मिलता था. ये भी बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन ये आपके घर पे आ गया है. तो अगर ये पेपर आपके पास ना होता, कैन यू क्लियर द पेपर? द आंसर इज येस. बाकायदा स्टूडेंट्स की पोजीशन वगैरह सब आती हैं, अभी लेटेस्ट भी प्लेस विनर्स आए. अच्छा, ये पेपर आपके पास है एंड आई एम नॉट मेकिंग अ वीडियो, फिर क्या होगा? फिर क्लियर कर सकते हो, फिर भी कोई मुश्किल नहीं है, कर ही लोगे ना यार. अब आपके हाथ में पेपर आ गया. लेकिन अब तो और आसान इसलिए हो गया कि पेपर भी आउट हो गया एंड द टीचर इज़ विथ यू. सही है ना, टीचर भी आपके सामने. और टीचर भी, मैंने अभी आपसे कहा ना कि इस दफ़ा इत्तेफाक की बात है कि मेरी फेवरेट इंडस्ट्री भी है, और प्लस ये कि ज़ाहिर है मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है इस पेपर का. बिजनेस मैनेजमेंट का SBL नहीं था तो उससे पहले P3 था, P3 नहीं था उससे पहले कोई और पेपर था. तो अब कोई करीब अराउंड 20+ एक्सपीरियंस है मेरा, 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है इन पेपर्स के साथ. तो ज़ाहिर है मैं भी अपनी कोशिश करूँगा. अच्छा, आज की क्लास में तो देखते हैं, आज की क्लास में ये 11-12 पेजेस हमसे हो जाएं, लेकिन फिर हम एक नेक्स्ट मीटिंग ये रखेंगे कि जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट आर दी प्रोबेबल रिक्वायरमेंट्स, कि एग्जामिनेशन में क्या रिक्वायरमेंट आएगी. लेकिन एग्जामिनर वो कोई मेरा कोई बडी नहीं है कि मैं आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस या गारंटी दे सकूं कि हाँ जी यही रिक्वायरमेंट आएगी.
लेकिन ज़ाहिर है मैं एग्ज़ामिनर का वो ट्रेंड और टेस्ट देखते रहते हैं, और इस पूरी इन्फॉर्मेशन को मैंने देखा है, सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो मैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि हाँ भाई ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट पे आए तो किस तरह का सवाल बनेगा। मे बी दे टॉक अबाउट शॉर्ट एनालिसिस, तो फिर क्या होगा। लेकिन आज की मीटिंग में हम ये बात नहीं करेंगे। आज की मीटिंग में तो हमने डिस्कशन जो करना है वो किस पे करना है, इन 11। इसको पहले समझना है, पहले तो इसको समझना है। और देखिए इसको समझना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली इट विल बी अवेलेबल, ये पेजेस भी आपको अवेलेबल होंगे एग्जामिनेशन में, बट आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम देयर। ये तो आपको ऐसे रटा हुआ होना चाहिए और ऐसा आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए जैसे यू नो योर फैमिली। जैसे ना आपको पता हो फैमिली में इतने मेंबर्स होते हैं, तो आपको इसमें पता हो कि आपके स्टेक होल्डर्स कितने हैं, इस एयरलाइन के एम्प्लॉयज़ कितने हैं, इसका रेवेन्यू क्या है, सारी बातें आपको जो कुछ अवेलेबल है उसको तो मेरा ख्याल है पढ़ के जाए पूरी तरह, सारा काम हमारा आज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट्स ऑब्जेक्टिव। अच्छा जी, मैं ये चाहूँगा बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, ये मीटिंग हम स्टार्ट करें, मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि इट कुड बी डन ऑन यू नो गो टू वेबिनार या जूम मीटिंग, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें वो क्लास वाली फील नहीं आएगी। उसमें ज़ाहिर पेपर तो मैं शेयर कर देता आपके साथ, लेकिन वो फील नहीं आती, वो पूरी बॉडी लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती, आप मुझे इस तरह देखते नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि बिफोर वी स्टार्ट दिस थिंग आपके पास ये होना चाहिए, यानी यू हैव दिस थिंग, वेदर यू हैव अ फिजिकल कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी किसी लैपटॉप वगैरह पर खोल के बैठे। मैं आपको जैसे बोलूँगा ना पेज 1 पेज 2 एंड विल मूव लाइक दिस, सही है ना। तो आपके पास ये पेपर होना चाहिए, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। और किसी भी टाइम अगर आप चाहें तो आप पॉज करके यू कैन हैव अ कॉफ़ी या पी ब्रेक या वट एवर यू वांट, यू कैन डू इट। इवन इफ़ आई वांटेड तो मैं भी हो सकता है कोई छोटा मोटा ब्रेक ले लूँ। चलें जी, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले वी हैव दिस पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 इज़ नथिंग जस्ट द कंटेंट्स, ये जो सारे कंटेंट्स दिए हुए हैं कि व्हाट इज़ नंबर 1, नंबर 2 उसमें क्या है, नंबर 3 क्या है, नंबर 4 क्या है। अच्छा देखें, इन्होंने अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 2, ये जो नीचे लिखा है ना पेज नंबर 2, इससे हम बात करेंगे। देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, ओके। अच्छा जी, देखिए इन्होंने इस पूरी केस स्टडी में किया है कि इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। एक मेजर पीस जो है इट्स अबाउट द इंडस्ट्री, और एक पीस जो है वो इन्होंने बात की है अबाउट द बिजनेस, अबाउट द पर्टिकुलर कंपनी जिसके मुतालिक ये केस है। यानी देखिए आई रिपीट, एक बात हो रही है पूरी इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री से मुराद द ओवरऑल एयरलाइन इंडस्ट्री, उसको समझा है, और दूसरा यानी 50% एयरलाइन इंडस्ट्री को समझा है और 50% उस पर्टिकुलर एयरलाइन को, उस कंपनी को समझा है। मिसाल के तौर पे एयरलाइन इंडस्ट्री और बिजनेस से मुराद एमिरेट्स एयरलाइन, कतर एयरवेज, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, सही है ना, उसके बारे में बात की है। तो इनिशियल पहला इंट्रोडक्शन तो है वो तो थोड़ा बिजनेस के बारे में बताया, अबाउट दैट कंपनी, जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ, बल्कि नहीं फर्स्ट नहीं, 1 2 3 स्मॉल शॉर्ट पैराग्राफ्स। उसके बाद जो नंबर 2 है वहाँ से गेम स्टार्ट उसने की है एयरलाइन इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री आपको समझाइए, और उसके बाद फिर वापस बिजनेस पे आएंगे जो कंपनी पे। ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट थिंग, नंबर 1 इंट्रोडक्शन। अच्छा, ज़ाहिर है इन्होंने एक फ़र्ज़ी केस बनाया है, लेकिन मैं इसको फ़र्ज़ी केस मानता नहीं हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने नाम वगैरह थोड़े बहुत चेंज कर दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये केस जो है वो किसी यानी आप कॉन्टिनेंट यूरोप की बात कर लें और एयरलाइन आप ले लें, मे बी रयान एयर ले लें जो उनकी बजट एयरलाइन है, या ईजी जेट या विज एयर, देयर सो मेनी एयरलाइन, सही है ना, इस तरह। या फिर आप कॉन्टिनेंट यूएस भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा यूरोप वाला केस लगता है। तो खैर एनीवेज, हमारी कंपनी का नाम है, इन आर केस स्टडी हमारी कंपनी का नाम है कॉरजेट्स, कॉरजेट्स, सही है ना। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन? कॉरजेट्स इज़ अ लो कॉस्ट रीजनल एयरलाइन बिजनेस। सबसे पहले तो दिमाग में एक इमेज बना लें कि आज बात किस पे होने जा रही है। एक तो पहली बात हुई कि एयरलाइन पे होने जा रही है, बट विच एयरलाइन, किस सेगमेंट पे बात होने जा रही है, उसने शुरू में ही लिख दिया लो कॉस्ट। देखिए ना, लो कॉस्ट लिख दिया। लो कॉस्ट से मुराद क्या हो रही है? लो कॉस्ट से मुराद हो रही है बजट एयरलाइन। बजट एयरलाइन, नो फ्रिल स्ट्रैटेजी, सही है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 5 स्टार एयरलाइन टुडे। हमारी जो गुफ्तगू हो रही है वो आज एक लो कॉस्ट एयरलाइन पे हो रही है, और मैं इसीलिए आगे बहुत सारी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि लो कॉस्ट एयरलाइन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लो कॉस्ट एयरलाइन, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन आप जब किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो पहले ये तो सोच लें कि उसके बिजनेस में है क्या, मामलात क्या चल रहे हैं उसके बिजनेस में। तो ये लो कॉस्ट एयरलाइन के फीचर्स क्या होते हैं? तो सीधी बात है, इसके फीचर्स यही होते हैं। नो फ्रिल स्ट्रैटेजी का तो एक ही काम होता है, वो क्या, कि दे जस्ट प्रोवाइड यू अ सफ़र, उर्दू वाला सफ़र, या फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन, दैट्स इट। अब आप बोलो नहीं मेरी मनपसंद का खाना ऊपर मिलेगा, नो, दैट्स नॉट द सिंगापुर एयरलाइन फर्स्ट क्लास नहीं चल रही है, या ये एमिरेट्स का A380 की फर्स्ट क्लास एयरलाइन नहीं है। ये बात हो रही है लो कॉस्ट।
यानी इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि आपको सिर्फ बेसिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, बेसिक नीड आपकी प्रोवाइड करना। वो क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको पहुंचा देना, दैट्स इट। ठीक है ना। अब आप बोले मुझे वाईफाई चाहिए, मुझे ये नहीं, ये कहलाती है बजट एयरलाइन, नो फ्रिल स्ट्रैटेजी भी इसको कह लें या लो कॉस्ट एयरलाइन कह लें। और इनके फीचर्स यही है कि ये मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि अपनी कॉस्ट को कम करें। मैक्सिमम इनकी कोशिश होती है कि कॉस्ट कम हो और रेवेन्यू इनका किसी तरह बढ़े, यानी कुछ भी करके आपके ऊपर पेनल्टीज लगाएंगे और आपके ऊपर कुछ ना कुछ करके आपको प्रोडक्ट बेचेंगे, क्योंकि टिकट इन्होंने क्या रखा हुआ है, हद से ज़्यादा सस्ता रखा हुआ है। तो आप ज़रा फीचर्स इसके सोचें, इसके फीचर्स क्या होंगे। क्या ये आपको फूड देंगे? नो। हाँ, फूड बेचते ज़रूर हैं ये ऊपर जब जहाज़ चल रहा होगा ना तो ये ऑप्शन आपको देंगे, इफ़ यू वांट टू बाय ड्रिंक्स, कोई चीज़ आपको फ्री नहीं देंगे, खाना पानी कुछ फ्री नहीं मिलेगा। सवाल ये कि क्या एयरलाइन की सीट्स कैसी होंगी। मैं बाकायदा अगर आपको यूएस की मिसाल दूं तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होता है जैसे बस की सीट होती है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ की बजट एयरलाइन स्पिरिट एयरवेज जो है, सही है ना, या अगर मैं फ्रंटियर की बात कर रहा हूँ, वो सीटें वो शुरू में ही आपको बता देते हैं, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल पहले से क्लियर होती है कि वो सीट इंक्लाइन नहीं होगी, ऐसे इंक्लाइन नहीं होगी वो सीट, वो स्ट्रेट रहेगी बस की तरह, ताकि भाई ज़्यादा पैसेंजर बैठ सके, सही है ना। तो ये एक तो इनके ये फीचर्स होते हैं कि भाई बिल्कुल इस तरह के कोई खाना पीना ये चीज़ नहीं। क्या वाईफाई होगा? नो, वाईफाई इज़ नॉट अवेलेबल। हाँ, अगर कभी होगा जहाज़ में तो ऑब्वियसली दे विल चार्ज फॉर इट। देखिए हर चीज़ में किसी ना किसी तरह, क्या आपको बैगेज अलाउ करेंगे? नहीं, बैगेज अलाउ नहीं करेंगे। क्या हैंड कैरी अलाउ करेंगे? हैंड कैरी भी अलाउ नहीं करेंगे, एक छोटा मोटा बैग दे देंगे, सही है ना। कुछ एयरलाइंस हैं वो कभी कभार छोटा हैंड कैरी अलाउ भी करती है, वरना पर्सनल आइटम। क्या आप हैंड कैरी ले जा सकते हैं? यस, पैसे देने पड़ेंगे। क्या बैगेज ले जा सकते हैं? यस, पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, क्या बोर्डिंग पास वो आपको प्रिंट करके देंगे? दे डू नॉट। वो आपको बोलते हैं अपनी ऐप वगैरह उसी में लेके आओ या घर से प्रिंट करके आओगे, नहीं प्रिंट करके आओगे दे विल चार्ज। यानी उनकी कोशिश होती है किसी ना किसी तरह मैक्सिमम पेनल्टी, मैक्सिमम वर्क आपसे करवाना। उनके पास HR कम होती है। वंस अगेन द कॉस्ट इज लो, सही है ना। कॉस्ट कम करनी किस तरह, एफिशिएंसी पे काम करना होता है। मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी एक हमारे फ्रेंड आए हुए थे इधर, ये ज़रा सुने लो कॉस्ट एयरलाइन का मसला। तो वो पाकिस्तान से आए हुए थे एंड ही वाज विजिटिंग यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो यहाँ से, उनकी फ़्लाइट थी बहुत सस्ती, उन्होंने यहाँ से फ्लोरिडा जाना था तो बहुत सस्ती मिल गई थी डैलस से फ़्लाइट। तो अच्छा, वो बड़े खुशी खुशी चले गए। उनसे गलती हो गई कि वो ये भूल गए कि छोटा हैंड कैरी भी ले जाना मना है। और जब एक दफ़ा आप लेके पहुँच गए, अब क्या होगा, अब तो उन्होंने उससे $100 चार्ज कर लिया। वो बोले यार $30 का तो मेरा टिकट था, ये $100 उसने मुझसे, अब उस वक्त तो या इट्स योर कंपल्शन, अब तो मजबूरी हो गई, अब क्या करें। तो $100 वहाँ उनसे ये चार्ज हो गए। $100 थे, पता नहीं क्या कुछ XYZ अमाउंट वो चार्ज हो गया। कोई बैग वैग ले गए थे, भूल गए। दूसरा क्या हुआ, उसने कहा मैं बोर्डिंग पास ले जाना भूल गया, जो मुझे चेक इन करना था पहले। तो वो जब चेक इन कर, वो उसने बोर्डिंग पास की बात की तो बोर्डिंग पास के अलग पैसे इतने ठीक ठाक चार्ज कर लिए, यानी उसका टिकट तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बिकॉज वंस यू आर एट द एयरपोर्ट वो तो अब आपसे चार्ज करेंगे। देखिए ये मकसद है, यानी उनका मैक्सिमम पेनल्टीज़ लगाना, मैक्सिमम आपसे काम लेना, यहाँ तक कि वो एयरपोर्ट पर भी अपनी कॉस्ट को कम से कम रखते हैं। अभी मैं लंदन से आयरलैंड वहाँ जा रहा था, तो वो रयान एयर में मैंने सफ़र किया, वेरी बजट, 2-3 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ, मैंने पिक्चर भी उसके लिए। उन्होंने बाकायदा हमें रनवे पे चलाया और बाकायदा वो सीढ़ी लगाई हुई थी और उसमें चढ़ाया, वरना होता है ना डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं ब्रिज से। लेकिन किसी न किसी तरह दे हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये बिठा लें कि इट्स अ लो कॉस्ट एयरलाइन, ये हमारा बिजनेस है आज का, सही है ना। प्लस उसने क्या बोला, रीजनल एयरलाइन बिजनेस। अब देखिए रीजनल एयरलाइन क्या होती है, देखिए 3 किस्म की है। एक तो राउट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नेशनल एयरलाइन, लोकल नेशनल एयरलाइन। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात करें तो जैसे एयर ब्लू वगैरह होती हैं, कि वो क्या करती हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इसी तरह चलेंगी, वो इससे आगे नहीं जाएंगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि नियरेस्ट कंट्री में चली जाती है, फॉर एग्जांपल दुबई तक या सऊदी अरब तक। ऐसी एयरलाइंस होती हैं, यूएस में भी होती हैं, जो नेशनल लेवल पे चलती हैं, सही है ना, लोकल। फिर एक एयरलाइन का राउट होता है, वो होता है इंटरनेशनल, सही है ना। फॉर एग्जांपल कराची टू लंदन, कराची टू कनाडा, और इस तरह, जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ठीक है ना, इस तरह ये इंटरनेशनल एयरलाइन है। जैसे एमिरेट्स है, सही है ना, एमिरेट्स चारों तरफ जा रही होती है, अफ्रीका भी जाएगी, ऑस्ट्रेलिया भी जाएगी, एवरीवेयर। फिर एक एयरलाइन है जो इसने लिखा ना रीजनल। ये जो रीजनल एयरलाइन होती है, क्या होती है, ये असल में खित्ते के लिए बनी होती है। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप के अंदर कुछ ममालिक आ जाते हैं, ये उस बाकायदा उस कॉन्टिनेंट के लिए बनी है। इसी तरह अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस एक कॉन्टिनेंट हो गया ना, तो उस यूएस के लिए बनी, यानी फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के लिए बन गई, कि यूएस और कनाडा में चलेगी या सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में चलेगी। तो ये क्या हो गई, या कोई ऐसी एशियन एयरलाइन हो गई, तो ये क्या है, इसको कहते हैं रीजनल एयरलाइन। तो पहले ही बात में क्या हो गया कि दिस कॉर्जेट्स इज अ लो कॉस्ट एंड इट्स अ रीजनल एयरलाइन बिजनेस है। तो 2 वर्ड में ही बहुत कुछ क्लियर हो गई पिक्चर। देन इट वाज एस्टैब्लिश्ड 20 years ago इन कॉरलैंड, इन्होंने उस कंट्री का नाम बता दिया, अ कंट्री लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ
हुंड्रिया, तो इसका मतलब आप उसको समझें यूरोप है और यूरोप का एक मुल्क है, लेट्स से फ्रांस या इटली को इस तरह मिसाल ले लें. ओवर द ईयर्स इट हैज़ positioned itself as one of the world's leading, okay, whatever we discuss, and the second largest low-cost airline business operating in the whole Europe, या हुंड्रिया जिसको उनका in terms of passenger number. तो पहले पैराग्राफ में हमें बात समझ आ गई कि ये बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. अच्छा, Courgette currently operating nearly 1000 routes destination, यानी 1000 destinations पे जाती है in over 30 countries. 30 countries क्योंकि रीजनल है तो यूरोप के अंदर तो कई सारे मुल्क हैं ना. in over 30 countries across Hungary. Its head office is based in near city airport, okay, whatever, located in the south of Courland. Hungary is a politically stable and economically developed continent of the world. Most of the countries in Hungary are form a trading bloc which facilitates free trade, free movement of people within it. For example, लोगों को एक दूसरे के लिए वीज़ा नहीं लेना होता. जैसे मैंने यूरोप की मिसाल दी कि अगर आपको फ्रांस से इटली जाना है, although they are two different countries, but it's just as if you're traveling in, between cities. इटली से आपको जर्मनी जाना है, जर्मनी से आपको स्विट्जरलैंड जाना है, तो ये क्या है, कहने को ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं लेकिन इसमें मूवमेंट ऐसे होगी जैसे लोकल है, ठीक है. तभी तो एयरलाइन ज़्यादा चलेंगी, लोग दरादर ट्रैवल करेंगे. हुंड्रिया फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक विच, ओके, एंड मूव. ईच कंट्री इन हुंड्रिया यूजेस इट्स ओन करेंसी, लेकिन यूरोप में से नहीं होता. कोलैंड्स करेंसी इज द डॉलर, ओके. कॉर्जेट्स ऑपरेट्स अ पॉइंट टू पॉइंट सर्विस. अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ. देखिए, दो किस्म की सर्विसेज होती है. एक होती है, आपने देखा है कि अभी हम देखते हैं यार कराची से मुझे लंदन जाना है एंड आई विल बी टेकिंग एमिरेट्स एयरलाइन. क्या होता है, वो आपको कराची से दुबई लेके जाती है, फिर दुबई से लंदन लेके जाती है. इसी तरह आप बोलते हो मुझे एमिरेट्स से टोरंटो जाना है कराची से, तो कराची से वो फिर आपको दुबई लेके आएगी एंड दुबई से दे टेक यू टू टोरंटो. मैं कहता हूँ मुझे डेलस आना है एमिरेट्स से, तो क्या होगा, कराची से दुबई एंड देन दुबई. इसको पॉइंट टू पॉइंट सर्विस नहीं कहते. ये क्या होता है कि ये वो एयरलाइंस होती हैं जो अपना एक हब बनाती हैं. जैसे एमिरेट्स दुबई के लिए ना, दुबई जो है वो एमिरेट्स का हब है. कतर के लिए जैसे दोहा हो गया, सही है ना, अबू धाबी हो गया, इत्तेहाद वगैरह, उनके लिए ये क्या करती हैं, अपना हब बनाती हैं और वहाँ पर पैसेंजर जमा करती हैं. अच्छा, इनके पास बहुत सारे पैसेंजर जमा होते हैं. नॉट ओनली पीपल कमिंग फ्रॉम कराची, लोग मुंबई से भी तो आ रहे हैं, तो मुंबई से भी एक फ़्लाइट आ रही होगी दुबई के लिए. ऐसे बहुत सारी फ़्लाइट्स आएंगी, वो सब जमा होंगे एंड देन अ बिग प्लेन, लेट्स से एयरबस A380 लेके उड़ेगा टू डैलस. ये होता है, दिस इज़ नॉट पॉइंट टू पॉइंट. ये क्या है कि एक हब बना दिया और उसमें सबको लेके जा रहे हैं. अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट ये होता है कि जिसमें डायरेक्ट फ्लाइट डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी डायरेक्ट, मुझे सही ना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी. फॉर एग्जांपल मुझे कराची टू लंदन जाना है तो मुझे डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी कराची टू लंदन, दैट्स इट. इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट. बात समझ गए. एक चीज़ होती है पॉइंट टू पॉइंट और एक होता है जिसमें दे क्रिएट अ हब. एक हब बना देते हैं, वहाँ पर ये आते हैं और वहाँ से. अच्छा, दोनों के अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान हैं. पॉइंट टू पॉइंट आजकल कुछ ज़्यादा चल रही हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, जैसे मैंने कहा ना रीजनल बिजनेस की बात करें, अगर मैं US की बात करूँ तो मैं चाहूँगा अगर मुझे अभी जैसे फ्लोरिडा जाना है तो बोलूँगा यार मुझे कोई ऐसी फ्लाइट मिले. मैं अमूमन ऐसी फ्लाइट देखता हूँ जो मुझे डायरेक्ट ले जाए डैलस टू फ्लोरिडा, डायरेक्ट ले जाए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, सही ना. अब बीच में लैंड करना, अच्छा जब आप लैंड करते हो तो उस एयरपोर्ट की भी कॉस्ट देनी पड़ती है उस एयरलाइन को, तो वंस अगेन टिकट ऊपर भी चले जाती है. लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि जब वो हब बनाते हैं, तो मैंने अभी कहा मुंबई से भी लोग आ गए, इधर से भी आ गए, चारों तरफ से लोग आ गए एंड देन दे टेक यू. तो दोनों के अपने अपने, लेकिन कस्टमर ज़्यादा क्या चाह रहा होता है कि मुझे डायरेक्ट फ्लाइट मिले, वाया कोई कंट्री ना मिले. अमूमन कस्टमर की प्रेफरेंस होती है, लेकिन ज़ाहिर कस्टमर की वन ऑफ द प्रेफरेंस इज़ दी प्राइस. एयरलाइन को भी ये फ़ायदा होता है पॉइंट टू पॉइंट में कि उसको किसी और एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करना होता. लेकिन वंस अगेन उसको, अच्छा उसमें फिर उसको ये भी होता है हब वाली एयरलाइन में कि जैसे आपको पता है ना, कराची से दुबई दिन में 3 फ्लाइट चलेंगी एमिरेट्स की, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है, कन्वीनियंस भी देती है. बात को ज़रा समझे, सही है ना. लेकिन अगर वो होगा कराची टू डैलस डायरेक्ट जाना हो तो फिर तो बोलेगा भाई एक साथ सब जमा हो जाए एंड देन विल गो. लेकिन अभी आपको क्या देता है कि कराची टू दुबई वो 3 ऑप्शन दे देता है, क्योंकि दुबई से दिन में एक ही दफ़ा फ्लाइट उड़ेगी जो सीधा डैलस लेके जाएगी. बार बार US के लिए फ़्लाइट इतनी ज़्यादा नहीं उड़ सकती. तो ये तो क्या कहा, कॉलेट्स ऑपरेट्स अ पॉइंट टू पॉइंट सर्विस. तो इसका मतलब ये कौन सा बिजनेस है, ये पॉइंट टू पॉइंट वाला है, डायरेक्ट पहुँचाने वाला. Okay, meaning that it operates its flights directly between destination. This means that its passengers do not have to travel or change flights at a hub airport to reach their destination, which helps Courgette to reduce its operating costs we just discussed. It also keeps costs low through its no-frill operation we just discussed. अभी मैंने no-frill पे बात की. This मैंने कुछ बातें ऊपर कर ली हैं जो मैं आगे नहीं करूँगा. This approach means that in-flight meals are not provided, we already discussed, unless paid for separately, and provides the automation
ऑटोमेशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ इट्स प्रोसेसेस, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है ना, आपको बोला ना चेक इन करना है, बोर्डिंग पास, ये वो एवरीथिंग, इंक्लूडिंग बुकिंग, फ्लाइट डॉक्यूमेंटेशन, बैगेज ड्रॉप, ये फ्लाइट चेक इन, ये सारा काम ऑटोमेटेड होगा बिकॉज दे हैव टू रिड्यूस देयर प्राइस। यहाँ तक कि आप अपने बैग भी लेके जाते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली वहीं से चेक होते हैं, वो उस पर लोग नहीं खड़े होते कि ऑटो चेक इन सारा काम करना होगा, सारे काम खुद करने पड़ेंगे, दैट्स इट। Okay. Additionally, it operates a profitable and popular portfolio of routes between over 130 airports. Okay, that's it. Okay. अच्छा, मैं यहाँ पर एक और थोड़ी सी बात आपके साथ डिस्कस करूँ, मैंने इधर लिखी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अच्छा, बजट एयरलाइन में जब आप सफ़र करते हो ना, ऑल्दो ज़ाहिर लॉज अपनी जगह है, कंट्रीज़ के कंट्री टू कंट्री वेरी भी करता है सारी चीज़ें, लेकिन बजट एयरलाइन में एक जगह मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें कहते हैं कि इसमें रिस्क भी होता है कंपेयर टू 5 स्टार एयरलाइंस। इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों रिस्क ज़्यादा होता है? इसमें पायलट थोड़ा सा रिस्क लेता भी है। क्या वजह होती है भाई? सीधी बात है, अभी मैंने आपको बोला कि इसको अपने पैसे तो कम करने हैं। अब फॉर एग्जांपल एक जहाज़ उड़ा पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए, तो जब पॉइंट बी वो पहुंच रहा है तो पता चला थोड़े से बादल आ गए हैं, द वेदर इज़ नॉट गुड, ये वो। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ये होता है कि भाई तुम्हें कुछ भी करके लैंड करना है। ऑल्दो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि लॉ अपनी जगह है, ऐसा नहीं है कि वो जाके उसने मरना है, लेकिन अगर रिस्क एपेटाइट की बात होगी कंपेयर टू द 5 स्टार एयरलाइन, क्योंकि उसके बाद रूम बहुत ज़्यादा होता है, उसने बहुत पैसा कमा लिया होता है, और उसके बाद उस फ्लाइट में रूम बहुत होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, तो वो तो बोलता है कि भाई इधर नहीं तो उधर उतार लेना, इधर थोड़ा हंगामा है तो, या इस वक्त कोई इशू है तो। लेकिन ये पायलट जो होता है ना, ये थोड़ा सा प्रेशर ले लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसा सुसाइड करने जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर ये लेके कर लेता है। तो कुछ लोगों का इसमें ये भी कहना होता है कि यार हम लोग बजट एयरलाइन में सफ़र इस वजह से भी नहीं करते कि इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। एक तो कंफर्ट और फ्लाइट और ये वो और वाईफाई, ये तो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन एक जगह में पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने रिस्क वाला फैक्टर भी लिखा था कि बोला इसके अंदर एक थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि उन्होंने कुछ भी करके लैंड करना होता है। खैर एनीवेज, नाउ पॉइंट नंबर 2, अब जो बात शुरू कर रहा है ना, अब ये 2 4 5 पेजेस पे बात करेगा एयरलाइन इंडस्ट्री पे। इट्स नॉट अबाउट द कंपनी, इट्स अबाउट द इंडस्ट्री। ओके, the airline industry encompasses a wide range of businesses called airline which offer an air transport service to customer. ये बेसिक इसने 2-3 पैराग्राफ में बताया कि भाई एयरलाइन जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि जो यहाँ से वहाँ तक लेजर और लोगों को यहाँ से बिजनेस और जो ट्रैवलिंग और फन करने जा रहे हैं, एयरलाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, यानी एक बड़ा अम्ब्रेला है ये। इसके अंदर ज़ाहिर है एविएशन इंडस्ट्री आ जाती है, आपकी जेट इंजन्स आ जाते हैं, ये एयरबस और ये आपके जो बड़े बड़े जहाज़ बन रहे हैं, बोइंग हो गया, इसी तरह मिलिट्री, गवर्नमेंट, इनके काम के है ना, ये सारी बेसिस वगैरह जो बनी होती है। तो एयरलाइन बोला एक कमर्शियल भी है, ये कार्गो के लिए भी काम करती थी ना, कितनी सारी चीज़ें इसने कहा कि कैरी बोथ ह्यूमन पैसेंजर्स, कार्गो फ्लाइट्स आर दोज पैसेंजर वन डेस्टिनेशन और प्री बुक टिकट्स। नॉन कमर्शियल फ्लाइट्स है जिसके लिए उन्होंने लिखा मिलिट्री, ऑपरेटेड प्राइवेटली। अच्छा, इसी तरह एयरलाइन इंडस्ट्री अभी मैंने आपको बताया कि इट हैज़ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स, एरोस्पेस कंपनीज, इंजन सप्लायर्स एंड ऑल दैट। इसी तरह ये बात कर रहे हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट्स ग्लोबल ट्रेड, टूरिज्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एयरलाइन इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है कि विदाउट दिस देयर इज नो पॉइंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए अगर ये एयरलाइन इंडस्ट्री, यानी ये अभी शुरू में बता रहे हैं कि ये इंडस्ट्री, यानी ये आपको बिल्कुल ही मासूम समझ रहे हैं कि एज इफ यू नो नथिंग, ठीक है ना। खैर, नाउ पैसेंजर टाइप्स पे अब बात हो रही है कि पैसेंजर किस किस्म के होते हैं। एक पैसेंजर तो वो होता है, चलें यार फ्रांस घूमने चलते हैं, सही है ना, गर्मियों की छुट्टियां, आओ भाई लाहौर घूमने चलते हैं। ये कौन है? अ लेजर पैसेंजर इज समवन ट्रैवलिंग ऑन हॉलीडे टू स्टे इन अ होटल और हॉलीडे रिजॉर्ट, सही है ना। दूसरा पैसेंजर किस किस्म का होता है? वो होता है बिजनेस पैसेंजर। बिजनेस पैसेंजर कौन होता है भाई? जिसकी बिजनेस मीटिंग होती है। एक तो होता है ना कि जो बच्चों के साथ घूमने फिरने चले गए या फ्रेंड फैमिलीज चले गए कि पेरिस देख के आएंगे और या हनीमून पे चले गए। एक होते हैं जो बिजनेस पैसेंजर होते हैं। बिजनेस पैसेंजर कौन है? दे ट्रैवल फॉर वर्क, ओके, दे हैव बिजनेस मीटिंग्स, कोई किसी किस्म का कोई कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, कोई बोर्ड मीटिंग है, वो होते हैं बिजनेस पैसेंजर, ठीक है ना। बिजनेस मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेज। बोथ टाइप्स ऑफ पैसेंजर मे बी ऑफर्ड द ऑप्शन टू ट्रैवल फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। अब मैं आपको इन तीनों का मतलब भी समझा देता हूँ भाई। देखिए, फर्स्ट क्लास होती है सबसे टॉप क्लास, सही ना। आप कभी एमिरेट्स की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ जाके ऐसे ही बुकिंग मत कराना, लेकिन जाके सिर्फ सर्च करना कि यार एयरबस A380 की फर्स्ट क्लास होती है, वो फिर एक अलग ही माहौल होता है,
सही है ना। वो यूँ समझें कि आप किसी लग्जरी में चले गए, कि वो ऊपर आपको शावर भी देगा, बड़े ज़बरदस्त उसके लाउंज भी होंगे, बार भी होंगे, जितना खाना बोलो हर किस्म का खाना, यानी एक अलग ही दुनिया होगी। दैट्स कॉल्ड फर्स्ट क्लास। और ऑब्वियसली उसकी प्राइस इकोनॉमी क्लास, नॉर्मल क्लास के सामने कई गुना ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक दूसरी क्लास होती है जिसको हम कहते हैं बिजनेस क्लास। वो भी एक एक्सपेंसिव क्लास होती है, लेकिन वो फर्स्ट क्लास से थोड़ी नीचे होती है। उसमें भी अच्छा आपको लेग रूम मिलता है, अपना सेपरेट रूम मिल गया और सारी चीज़ें, उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है, सही है ना। फिर एक तीसरी क्लास होती है जो सबसे बड़ी क्लास होती है, वो होती है इकोनॉमी क्लास, सही है ना। इकोनॉमी क्लास में क्या होता है, सर्विसेज अच्छी होती हैं, वही अगर 5 स्टार एयरलाइन है तो वो आपको खाना पीना सब कुछ देगी, सब कुछ होगा। ज़ाहिर है 16-18 घंटे की लॉन्ग हॉल फ्लाइट। अच्छा, जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ ये आगे भी आएगी, शॉर्ट हॉल एंड लॉन्ग हॉल। छोटी फ्लाइट्स जो हैं इन ड्यूरेशन में उसको हम कहते हैं शॉर्ट हॉल। जैसे मैं बोलूँ मैं डेलस से न्यूयॉर्क जा रहा हूँ तो ये क्या होगी, शॉर्ट हॉल फ्लाइट होगी 2-2.5 घंटे की। लेकिन जब डेलस से कतर एयरवेज का जहाज़ उड़ेगा 16 घंटे 18 घंटे की फ़्लाइट, या यहाँ से जाएगी ऑस्ट्रेलिया 21 घंटे की फ़्लाइट, तो वो क्या होगी, वो कहलाती है लॉन्ग हॉल फ्लाइट, सही है ना। तो ज़ाहिर है लॉन्ग हॉल फ्लाइट चाहे वो इकोनॉमी की भी हो तो उसमें आपको वो कंफर्ट तो देते हैं ना कि बंदा सोएगा यार, 21 घंटे ऐसे तो नहीं बैठा रहेगा ना, बगैर खाए पिए तो नहीं बैठा रहेगा ना। तो वो फ्लाइटें ऐसे नहीं चल सकती कि ऐसी बजट हो, वो तो शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स ही चल सकती है जिसमें 2 घंटे आप खाना बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन जो इतनी बड़ी एयरलाइन होगी उसमें खाना इस तरह आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो 3 किस्म की क्लास हो गई, एक फर्स्ट क्लास हो गई, एक बिजनेस क्लास हो गई और एक इकोनॉमी क्लास हो गई, जिसकी प्राइस सबसे कम होती है। अब देखें, इसके अंदर डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज भी होती हैं। इसने लिखी नहीं है बात, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्लास में जो ट्रैवल करने वाली पार्टी है वो तो कितना भी महंगा टिकट हो, कभी 20 लाख रुपए का टिकट, 25 लाख रुपए का टिकट, इस तरह अगर मैं रुपीज़ में बात करूँ तो, यानी फॉर एग्जांपल $10,000, 15,000, उसका तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो बहुत ही बड़ी क्लास है, वो दे देगी, सही है ना। बिजनेस क्लास है, अमूमन उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज नॉर्मली द कंपनीज आर पेइंग ऑफ ऑल देयर होटल्स एंड टिकट्स एंड एवरीथिंग, तो वो भी अमूमन। और आपको पता है ना बिजनेस क्लास क्या करते हैं कि उनकी अमूमन मीटिंग्स हो रही होती है नेक्स्ट डे, अर्जेंट मीटिंग आती है, सर कल मीटिंग है, आज रात को आपको ट्रैवल करना है, अरे क्या करें, इमीडिएटली यू हैव टू बाय अ टिकट और द कंपनी हैज़ टू बाय अ टिकट वट एवर द प्राइसेस। तो उसमें ये प्राइसिंग को ज़्यादा रखते हैं, इनको पता है बिजनेस क्लास तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इकोनॉमी क्लास में जाने वाले अमूमन जो लेजर ट्रैवलर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने 6 महीने बाद ट्रैवल करना है, तो आप अभी से बात शुरू करोगे ना कि हाँ भाई, घर वालों से बात करोगे कि भाई हाँ भाई बच्चों क्या प्लान है, इस समर हॉलीडेज़ में कहीं चलना है, क्या करना है, दिसंबर में कहाँ जाना है, फलाना ढिमक। ये क्या हो रहा है, इसका मतलब आपके पास देर आर सो मेनी ऑप्शन। आई कैन गो इन एमिरेट्स, आई हैव द ऑप्शन ऑफ कतर एयरवेज, इतिहाद एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइन। वंस अगेन द कॉम्पिटिशन स्टार्टेड, टकराव शुरू हो गया, सारी चीज़ें, तो दे विल प्ले ऑन प्राइसिंग विथ यू, सही है ना। कि हाँ भाई अगर आप 6 महीने पहले बुक कर लोगे, विल गिव यू दिस डिस्काउंट, अर्ली बर्ड डिस्काउंट हम आपको देंगे, फलाना डिस्काउंट देंगे। लेकिन बिजनेस क्लास में वैसे नहीं खेलते। ये हो सकता है वो एग्जामिनेशन में पूछ ले आपसे, रिक्वायरमेंट बना ले कोई ऐसी रिक्वायरमेंट, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, इसमें इसने बात की नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे गेम होती है इन क्लासेस के लिए, क्योंकि ये 3 सेगमेंट बड़े खतरनाक हैं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमी क्लास। ये इन्होंने समझाया कि फर्स्ट क्लास क्या होती है, कॉम्बिनेशन कैसा होता है, बिजनेस क्लास पैसेंजर कौन होते हैं और इकोनॉमी क्लास क्या होती है। खैर एनीवेज, देन एयरलाइन टाइप्स बाय सर्विस, इंटरनेशनल एयरलाइन, नेशनल एयरलाइन, रीजनल एयरलाइन। अभी मैंने ऊपर ही बात कर ली थी जब मैंने आपको रीजनल एयरलाइन का मतलब समझाया था। इंटरनेशनल एयरलाइन फिर बता दूं, जो कैसे डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही है ऑल ओवर द ग्लोब। इसी तरह नेशनल एयरलाइन कैसी है, जो लोकल एक मुल्क में कर रही है और करीब मुल्कों में भी चले जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ यूएस में ऐसी कई एयरलाइंस हैं जो नेशनल हैं, लेकिन वो साथ साथ कनाडा चले जाती क्योंकि साथ ही बॉर्डर लगा हुआ है, या दे गो टू मैक्सिको क्योंकि नीचे ही साउथ अमेरिका है, या कुछ ऐसी हैं जो बहुत थोड़ा हुआ तो अटलांटिक ओशन क्रॉस करके यूरोप तक भी चले जाती है, जैसे अमेरिकन एयरलाइंस वगैरह होगी। रीजनल एयरलाइन अभी मैंने आपको समझा दिया कि जो पूरे एक खित्ते को कवर कर रही होती है, फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्टिनेंट। देखिए क्या लिखा है, और हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिस टाइम इज रीजनल एयरलाइन बिकॉज आर company in the case study is a regional airline. Regional airline tend to focus on offering services within a specific regions, for example, a continent. In some cases to provide passenger services to location not offered by either national or international airline. क्योंकि उसने कॉन्टिनेंट को ऐसे पकड़ा होता है, यूरोप को फॉर एग्जाम्पल, कि उसमें वो उन रिमोट जगहों पे भी जा रही होती है जहाँ पर एक नेशनल और इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं जा रही होती। अच्छा, इसी तरह अब आते हैं, इन्होंने बताया एयरलाइन टाइप्स। ये अभी इंडस्ट्री जिक्र हो रही है, अभी दे आर नॉट ऑन योर केस स्टडी कंपनी, वो उस पर नहीं है कॉर्जेट्स पे, ये अभी बात कर रहे हैं इंडस्ट्री, आपको समझा रहे हैं। ये समझ रहे हैं आप, आज तक जहाज़ में बैठे ही नहीं है। एयरलाइन टाइप्स बाय बिजनेस मॉडल, अभी मैंने आपको बताया, एक होता है फुल सर्विस कैरियर। फुल सर्विस कैरियर क्या होता है,
जो पूरी एक स्टार एयरलाइन होगी, सारी सर्विसेज देगी आपको, जैसे एमिरेट्स एयरलाइन है, कतर एयरवेज है, सिंगापुर एयरलाइन है, यानी जो कंगली एयरलाइन नहीं है, बजट एयरलाइन नहीं है, सही है ना, फुल सर्विस कैरियर, ऑफर अ रेंज ऑफ प्री फ्लाइट ऑन बोर्ड सर्विसेज विद इन द प्राइस ऑफ द टिकट। उस टिकट के अंदर खाना पीना, आपको टॉवल देंगे, चॉकलेट्स देंगे, आइसक्रीम देंगे, पूरे 16-18 घंटे आपकी खिदमत में लगे रहते हैं, नो मैटर यू आर इन इकोनॉमी क्लास, सब कुछ आपके साथ कर रहे होते हैं, सही है ना। तो देखिए ना, दे यूजुअली फ्लाई नेशनल, इंटरनेशनल, लॉन्ग हॉल अभी बता दिया, एंड शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स। अच्छा, दूसरी एयरलाइन कौन सी होती है भाई? लो कॉस्ट कैरियर, जो अभी हम बात करें हमने अभी फीचर्स पे, कि लो कॉस्ट कैरियर क्या करते हैं, किसी ना किसी तरह उनको अपनी प्राइस को कम करना है। यहाँ तक कि खाना, जैसे यहाँ यूएस में ऐसा बहुत होता है कि भाई खाना तो वो देते ही नहीं है, तो हम लोग अमूमन अपना खाना साथ लेके चढ़ते हैं, सही है ना। मुझे जो भी लोकल ट्रैवलिंग करनी होती है ना, तो आप एयरपोर्ट से, लेट्स से मैकडोनल्ड है एयरपोर्ट पे, चिक-फिल है, कोई भी रेस्टोरेंट है, या आप अपने घर से खाना ले आए, और वो खाना लेके, कॉफ़ी लेके स्टारबक्स से, या स्टारबक्स नहीं तो कोई भी दूसरी कॉफ़ी लेके आप जहाज़ में चढ़ गए। अच्छा, कुछ एयरलाइंस, यहाँ यूएस में तो ऐसा नहीं है, लेकिन शायद मैंने सुना है कि पाकिस्तान में शायद एयरलाइन खाना लेके चढ़ने नहीं देती, मे भी लोग पता नहीं क्या करते, क्या, आई डोंट नो व्हाट इज रीजन इज। लेकिन यहाँ पर यूएस में बाकायदा आप फूड लेके चढ़ते हो, और आप अपना जहाज़ में बैठ के अपना फूड खाते हो, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू फूड, और या वो फूड दे रहे होते हैं तो आपको पसंद नहीं होता, या वो महंगा दे रहे होते हैं, आई डोंट नो। ओके, फिर ये आपको बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हर चीज़ बेच रहे होते हैं, वाईफाई बेचते हैं, बच्चे अगर बोलते हैं आईपैड चाहिए तो वो किराए पे दे देते हैं आपको, कि हाँ भाई सही, आप गेमिंग वगैरह कर लेना, ये सब। अच्छा, इसी तरह देन वी हैव चार्टर एयरलाइंस। चार्टर एयरलाइंस क्या होती हैं? जैसे कंपनी का बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और कंपनी ने बाकायदा एक प्राइवेट एयरलाइन बुक की कि भाई हमारा जहाज़ जो है ना, वील डिसाइड द राउट, हम अपना टाइम, अपना राउट सब डिसाइड करेंगे, और आप हमें लेके जाओगे, मे बी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसको कहते हैं चार्टर एयरलाइन। यानी इट्स नॉट फॉर एवरीवन, कि वो क्या है, उसका एक अपना लिमिटेड राउट है, और वो आप बाकायदा यानी एक बुक कर लोगे। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई उनकी शादी, उन्होंने कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, कुछ करनी है, तो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए दे बुक अ प्लेन, पूरा प्लेन बुक होता है, उसमें सबको लाएंगे और अपना टाइम वगैरह सब डिसाइड होगा, एंड देन दे विल गो। तो ये जगह चार्टर एयरलाइन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग पैसेंजर सर्विसेज टू टूरिस्ट टू अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। इन मोस्ट केसेस दे डू नॉट सेल एयरलाइन टिकट डायरेक्टली, बट इंस्टेड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद टूर ऑपरेटर्स। इन्होंने टूर की मिसाल दे दी, लेकिन वैसे ही बिजनेस मीटिंग्स और इन सब के लिए भी होता है, हु देन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पैसेंजर, ओके व्हाटएवर। देन कम्स कार्गो एयरलाइन, जो सामान लेके जा रही होती है। अमूमन ये जो एयरलाइंस होती है ना, कमर्शियल एयरलाइन जो पैसेंजर को लेके जाती हैं, उन्हीं की सब्सिडरीज या उन्हीं के कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जो बाकायदा कार्गो एयरलाइंस जो हैं उसके तौर पे भी काम करते हैं। तो दे मेन फोकस ऑफ कार्गो एयरलाइन इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो और फ्रेट। आपको सामान जो भेजने होते हैं वो सारे आप किससे, जैसे यूपीएस, फेडेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, और वैसे भी जा रहे होते हैं, तो वो क्या है, वो सारी कार्गो एयरलाइंस हैं। तो देखिए इन्होंने किस तरीके से आपको एयरलाइन बाय सर्विस बताया, एयरलाइन बाय बिजनेस मॉडल। आई एम ऑन पेज नंबर 3, बल्कि आई एम डन विद पेज नंबर 3, सही है ना। इस तरह इन्होंने आपको डिफरेंट एयरलाइन बाय पैसेंजर टाइप, ये भी आपको पूरी इंडस्ट्री समझा रहे हैं। इंडस्ट्री को समझना ज़रूरी है, फुल स्टॉप। अच्छा, मैं ज़रा कॉफ़ी पी लूँ, ठीक है ना। All right, I'm back. Page number 4. Hub and spoke versus point to point travel. We discussed. मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं कुछ चीज़ें शुरू में डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, हब क्या है कि जिसमें ये ट्रैवल करवाएंगे आपको, एंड दे विल वाया हब, कि उस हब पे रुकेंगे और वहाँ से फिर मूव करेंगे। यानी आपको कनेक्टिंग फ्लाइट जिसको हम कहते हैं ना, कभी 2 स्टॉप फ्लाइट देते हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट होगी। और पॉइंट टू पॉइंट क्या है, डायरेक्ट। तो एयरलाइंस विच ऑपरेट्स अ हब एंड स्पोक मॉडल फ्लाई फ्रॉम वन एयरपोर्ट इनटू अ हब एयरपोर्ट, ये हमने बात कर ली। और पॉइंट टू पॉइंट मॉडल, सही ना। इन रिसेंट ईयर्स मोस्ट ऑफ द लो कॉस्ट एयरलाइन ऑपरेट दिस मॉडल, ये जो पॉइंट टू पॉइंट वाली बात की। अच्छा उसके बाद इन्होंने ये इसको समझा भी दिया है, ये आप देख रहे हैं ना कि आपको समझा दिया। आई एम ऑन पेज नंबर 4। की एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, ये 2002 के स्टैटिस्टिक्स बताएं कि पीपल ट्रांसपोर्टेड, ये उसकी बात हो रही है। वी टॉकिंग अबाउट द होल इंडस्ट्री की बात हो रही है, नॉट योर बिजनेस के बारे में बात नहीं हो रही। पीपल ट्रांसपोर्टेड पैसेंजर पर ईयर कितने ग्लोबली 3 बिलियन। और जो आपका जो कॉन्टिनेंट है, इट्स नॉट योर कंपनी, इट्स द होल कॉन्टिनेंट, ये जिन्होंने कहा ना हुंड्रिया, उसमें 600 मिलियन, ओके, अराउंड 20%। 73,000, ये क्या है, एवरेज नंबर ऑफ कमर्शियल फ्लाइट्स पर डे, और इसमें कितनी है, ये ग्लोबल है, और ये 15,000 है।
और फिर 390 बिलियन एंड 79.2 बिलियन. ओके, फ्लाइट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, स्टिल वी आर इन द इंडस्ट्री. हम इंडस्ट्री को अभी तक पढ़ रहे हैं पेज नंबर 4 पे. अच्छा, फ्लाइट मैनेजमेंट एक्टिविटीज क्या है? एक चीज होती है ATC, बहुत ज्यादा आप लोग ये सुनते रहते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और एक है एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग. एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इसका क्या काम होता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम नाम से है ना, एयर ट्रैफिक, जैसे नहीं होता रोड पे ट्रैफिक, वो जो पुलिस होती है जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही होती है कि ओके नॉर्थ वाले चले जाएं, साउथ वाले चले जाएं, लेफ्ट वाले रुक जाएं, राइट वाले हैं इंटरसेक्शन पे, जो पुलिस होती है जो ट्रैफिक सिग्नल पे. एयर ट्रैफिक कंट्रोल का भी यही काम होता है कि भाई जो जहाज़ आ रहे हैं उस ट्रैफिक को मेंटेन करना, आपस में ना टकरा जाए. सही है ना, एक लैंड हुआ है तो अब दूसरा कब लैंड करेगा, एक टेक ऑफ किया है तो अब दूसरे किस तरह टेक ऑफ होंगे, तो उनके बीच में. और ये जगह 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 एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो आप एयरपोर्ट्स होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं. देखिए ना, ATC इज़ अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन. इट इज़ कैरिड आउट बाय ग्राउंड बेस्ड पर्सनल, यानी लोग तो ज़मीन पे होते हैं लेकिन उनकी हुकूमत ऊपर चल रही होती है. बाय स्पेशली ट्रेन इन मॉनिटरिंग एयर ट्रैफिक इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे. ATC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग एयरक्राफ्ट सेफली एंड ऑल दैट थिंग. सही है ना. अच्छा, अब इसमें भी आजकल बहुत सारे मसाइल आने लगे हैं. सही है ना, उस पर भी हम आगे बात करते हैं, इन्होंने भी जिक्र किया. अच्छा, दूसरे होते हैं एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग. उनका काम क्या था ATC का? ये जो जहाज ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैफिक को मैनेज करना. ग्राउंड वालों का क्या काम है? सारा काम है, जैसे ही जहाज लैंड हुआ अब इसको पार्क किधर करवाना है, किस गेट पे लगाना है, कि गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, टर्मिनल E, टर्मिनल D, व्हाट. अच्छा, आपके साथ आपके बैगेज भी होता है, वो बैगेज कैसे उतरेगा, वो सारा हैंडलिंग करना. सिक्योरिटी, आप जब आ रहे होते हो वो जितना वो कस्टम सारा वो जो जितनी गुफ्तगू है वो सारा काम एयरक्राफ्ट ग्राउंड एक्टिविटी का. देखो, बैगेज मैनेजमेंट इंक्लूडिंग सॉर्टिंग पैसेंजर बैगेज, इसका बैगेज दूसरे को ना दे दिया, हाँ, बैगेज को देखना. अनलोडिंग, लोडिंग, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग गेट असाइनमेंट, प्री फ्लाइट फैसिलिटीज, ऑपरेटिंग शॉप्स, ऑल दैट. सही है ना. नाउ ऑन पेज नंबर 5, एयरक्राफ्ट बोर्डिंग मैनेजमेंट, ये सारा काम करना, बोर्डिंग वगैरह वो सारी चीज़ें. एयरक्राफ्ट टोइंग, रिफ्यूलिंग सर्विसेज, जहाज लैंड हुआ है उसमें रिफ्यूल, यानी एवरीथिंग. एयरपोर्ट सिक्योरिटी, और ज़ाहिर है इन सब चीज़ों के ये पैसे चार्ज करते हैं. तो जब जहाज लैंड करता है फिर वो कितनी देर उधर रुकता है, अल्टीमेटली यस टू पे. और जब जहाज को पे करना है अल्टीमेटली यू हैव टू पे, यू आर द कंज्यूमर. वो सारी चीज़ें फ्लाइट में होती है बिकॉज दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ एयरलाइन. ये इंडस्ट्री को बताने का मकसद ही कि आपके दिमाग में घंटी बजे कि क्या क्या कॉस्ट लग रही है. ATC की कॉस्ट है, ग्राउंड की कॉस्ट है, लगेज की कॉस्ट है, देयर आर सो मेनी कॉस्ट. तभी तो जहाज़ों को करना होता है एफिशिएंट काम, कि यू लैंड हुए, जल्दी से काम किया, बूम गो. जितना रुकेंगे उतनी देर पैसे भी बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली दे वोंट बी कॉम्पिटिटिव, प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे. ठीक है ना. अच्छा जी, इंडस्ट्री चैलेंजेस. अब still we are in the same industry. Demand is cyclical, with demand for flights driven by economic growth in the last 10 years. Low cost carriers have increasingly taken market share from full service carrier. ये बात अभी हमने की कि लोगों को पैसे बचाने होते हैं. हम लोग यहाँ पर US में we just talk about price, कि जहाँ देखते हैं कि सबसे गूगल सबसे सस्ती प्राइस कौन सी बता रहा है. वी डोंट केयर यार, खाना दे ना दे, सीट 2 घंटे की तो फ्लाइट है, 3 घंटे की फ्लाइट है. स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हियर टेक्सास, हम लोग हैं बीच में, US के सेंटर में हम लोग डैलस में. तो मुझे तो अगर वेस्ट कोस्ट, द पैसिफिक ओशन, कैलिफोर्निया, वेगस, नवाडा, सैन फ्रांसिस्को, इस तरफ भी जाना है तो वो भी मेरे से 2-2.5-3 घंटे दूर होता है. ऊपर जाना है मुझे विस्कॉन्सिन और ये सारा एरिया, वो भी 2-2.5-3 घंटे दूर होता है. मुझे ईस्ट कोस्ट अटलांटिक जाना है जिसमें न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, ये सारा एरिया हो गया, ये भी मुझसे 2-2.5-3 घंटे. तो 2-2.5-3 घंटे में मेरे जैसे शख्स के लिए तो बहुत ईजी है कि मैं प्राइस को ही देखूंगा, मैं किसी और चीज़ को नहीं देखूंगा. दैट्स इट. आई डोंट केयर यार वो वाईफाई है या नहीं है कोई चीज़. तो डिमांड, तो ये क्या हुआ कि इसका मतलब लोग फुल सर्विस कैरियर से हटके ज़्यादा किस तरफ आ रहे हैं. सेम केस विद यूरोप. भाई ये देखें ना, फ्रांस, इटली. अभी मैंने जो लंदन से डबलिन की फ़्लाइट ली, 45 मिनट्स की फ़्लाइट थी. ये जहाज़ उड़ा है, इधर उधर हमने देखा और जहाज़ लैंड कर गया, बस ख़त्म. 45 मिनट में क्या होता है, 15-20 मिनट तो ऊपर चढ़ने में लग जाते हैं. ये ऊपर गया, 10 मिनट चला, उसके बाद ज़ाहिर है उसने डाउन होना है और क्या होना है. सही है ना. ये ऊपर गया और ये नीचे हुआ. अब ऐसे थोड़ी यूँ जाएगा, तो उसको चढ़ने में भी टाइम लगता. तो 45 मिनट की फ़्लाइट थी और कुछ भी नहीं था. अब उस 45 मिनट के लिए हम बोलूँ नहीं मेरे जहाज़ में ऐसे हो वैसे हो, हू केयर्स. सही है ना. अमूमन बिजनेस क्लास की सीटें और ये कंफर्टेबल सीटें भी तब ज़्यादा चलती हैं जब लॉन्ग हॉल फ्लाइट होती है. यूज़ दैट टर्मिनोलॉजी, लॉन्ग हॉल फ्लाइट. उसमें बंदा बोलता है यार कंफर्ट को देखो, 2-2.5 घंटे की फ्लाइट में कौन देखता है. तो लोग देखें ज़्यादा किस तरफ जा रहे हैं. अब ये देखो चैलेंजेस बता रहे हैं कि लोग ये, यानी जो 5 स्टार एयरलाइन है उनको क्या चैलेंजेस, यानी प्राइस की बात. इट हैज़ ऑल्सो इंक्लूड अ हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन टू द इंडस्ट्री. ओके, मैं आपको यहाँ पर एक बात हूँ, ये मैंने लिखी है, खैर इन्होंने नहीं लिखी लेकिन मैं आपको बताता हूँ. देखिए US में गाड़ियों के साथ भी ट्रैवल होता है.
पूरा यूएस जो है ना उस इस जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में नहीं है। तो हम लोग को एक बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ड्राइव करने में कि यहाँ से देखें, जैसे यहाँ से ह्यूस्टन है 4 घंटे की ड्राइव है, लेकिन मैं वो अगर फ़्लाइट ले लूँ तो वो 1 घंटे की फ़्लाइट होगी। लेकिन लोग ड्राइव करना ही पसंद करते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊँ कि फ्लाई करना इसलिए ज़्यादा होता है कि वो सेफ़ है। जहाज़ का सफ़र सेफ सफ़र होता है। यूएस में कार एक्सीडेंट इतने ज़्यादा होते हैं, इस पर खैर एक बहुत लंबी बात हो जाएगी, उसके स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ख़तरनाक है। तो लोग क्या करते हैं, व्हेन दे आर विद देयर किड्स, इवन व्हेन यू आर अलोन, आप अपने बच्चों के साथ हो कुछ भी हो, तो आप क्या कोशिश करते हो कि यार मैं ड्राइव ना करूँ, क्योंकि गाड़ी का सफ़र ख़तरनाक होता है। देयर आर क्रेजी ड्राइवर्स ऑल ओवर, और अरे ह्यूमन इंसान चला रहा है, जहाज़ तो ऑटो होता है, तो जहाज़ सेफ़ है। इस वजह से देखिए लिखा है ना कि ज़्यादातर लोग अब क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस बढ़ती जा रही है, जहाज़ बढ़ते जा रहे हैं और उसमें सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब चैलेंजेस और क्या क्या है। द एयरलाइन इंडस्ट्री हैज़ बीन इम्पैक्टेड बाय सेवरल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स इन रीसेंट ईयर, ऑफ कोर्स, सच एज टेररिस्ट अटैक 9/11 आपके सामने, साइबर अटैक्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपके सामने। यूरोप में 1 लाख फ्लाइट डिस्टर्ब हुई थी। इन्होंने नहीं लिखा, मैं आपको बता दूं, जब वो वॉल्केनो इफेक्ट आया था, सारा स्मोक ही स्मोक, क्या होगा, 1 लाख फ्लाइट डिस्टर्ब हुई थी, मुझे आज भी याद है। ठीक है ना, 9/11 वाला केस आपको याद है कि यूएस में जहाज में बैठने को कोई तैयार नहीं था जब वो हिट हुए थे न्यूयॉर्क में। क्लाइमेट चेंज, तो ये सारे एयरलाइंस को क्या है, दीज आर द चैलेंजेस, दीज हैव लेड टू बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज फॉर डिमांड। टेरर एंड साइबर अटैक्स हैव इम्पैक्टेड ऑन कस्टमर कॉन्फिडेंस इन दैट, डायरेक्ट कस्टमर डरता भी है। मैं खुद अपने बारे में कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैं पाकिस्तान में लोकल एयरलाइन में ट्रैवल करना पसंद नहीं करता, पता नहीं मैं घबराता हूँ। मैं पहले भी कई जगहों पढ़ा भी चुका हूँ ना, एयरलाइन वगैरह इसमें पढ़ाया भी मैंने, एसीसी ही पढ़ा है, तो ज़ाहिर है मैं कई किस्म की ऐसी करप्शन भी देख चुका हूँ। फिर कई जानने वाले भी होते हैं, देखते रहते हैं इन आउट सारी चीज़ें। तो मेरा कॉन्फिडेंस, जैसे इसने लिखा ना कि पीपल कॉन्फिडेंस, कस्टमर कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है कि मैं लोकल एयरलाइन में वहाँ सफ़र नहीं करना पसंद करता। ये मेरी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन ज़ाहिर है दुनिया सफ़र कर ही रही है, खैर एनीवेज। लेकिन लोग हैं इस तरह के, मैंने अभी आपको बताया कुछ लोग बजट एयरलाइन में सफ़र नहीं करते, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोकल ट्रैवलिंग करनी होती है लेकिन इंटरनेशनल एयरलाइन लेते हैं। मिसाल के तौर पर इफ़ यू वांट टू गो कराची टू इस्लामाबाद, तो लोग लेते हैं एमिरेट्स एयरलाइन। क्या पहले कराची से दुबई लेके जाएगी, दुबई से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में अपना काम किया, फिर इस्लामाबाद से वापस दुबई लाएगी, दुबई से कराची, लेकिन बोलेंगे वी डोंट ट्रस्ट ऑन लोकल एयरलाइन, हम लोग एमिरेट्स में सफ़र करेंगे। खैर, दिस इज पीपल कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। अच्छा, देन फ्यूल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ द एयरलाइन, 20% उसने लिखा ना कि भाई आप लोग देखते हो कि क्रूड ऑयल, क्योंकि अभी तक ये कोई बायोफ्यूल और एयरलाइन इंडस्ट्री उस पाई नहीं है, यही बात इन्होंने समझाई है। क्रूड ऑयल, इसकी प्राइसेस अनसर्टन है, कभी तो ये नेगेटिव चला गया कोविड के टाइम पे आपने देखा, और कभी आप देखें तो ये, यानी इतना वॉलेटाइल है ये। यहाँ तक कि अब मैं ये बात इन्होंने इसमें नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये भी एयरलाइंस के लिए दे हैव टू टेक अ डिसीजन, दे डू हेजिंग का मतलब आप लोगों को पता है, लेकिन समटाइम दे हैव टू टेक दिस डिसीजन। फॉर एग्जांपल, फ्लाइट उड़ेगी कराची से दुबई, तो फ्यूल कितना होना चाहिए, क्या फ्यूल इतना लेके जाएं कि वो कराची दुबई, दुबई कराची का हो, या कराची टू दुबई का फ्यूल ले जाएं एंड दुबई में जब लैंड करेंगे एट टाइम ऑफ अनलोडिंग वगैरह फिर रिफ्यूल कर लेंगे एंड विल बाय फ्रॉम दुबई एंड दुबई से देन विल फ्लाई बैक टू कराची। अगर एक फ्लाइट ऐसी है जो कराची से दुबई जाएगी और दुबई से कराची, तो इसमें भी 2 किस्म के फैसले होते हैं, सारा फ्यूल लेके जाना है या कुछ फ्यूल लेके जाना है और उसकी जगह सामान भर लेते हैं। फ्यूल कम रखते हैं, अभी बैगेज ले लेंगे, दैट इज एन एक्स्ट्रा रेवेन्यू। फ्यूल जो है यहाँ पर सस्ता अगर मिल रहा है तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स को देखने होते हैं कि वेदर द बैगेज रेवेन्यू इज हायर और द फ्यूल प्राइस इज हायर, कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी या रेवेन्यू, ये बहुत सारे फैसले। दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस एयरलाइन इंडस्ट्री इज फेसिंग, सही ना, फ्यूल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट, तो ये बात लिखी। अच्छा, देन द एयरलाइन, एक और चैलेंज, द एयरलाइन इंडस्ट्री इज स्टिल सम वे अवे फ्रॉम ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट विद द ऑल्टरनेटिव फ्यूल, ये वाली बात मैंने अभी आपको बता दी। इफ द एयरलाइन इंडस्ट्री इज टू सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म, इट विल नीड टू इन्वेस्ट सिग्निफिकेंटली इन ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेज, यानी दे कैन बी डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग, क्योंकि उसमें प्राइस का भी मसला और दूसरा। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है कस्टमर्स का। कस्टमर्स आर नाउ डेज आर ग्रीन कस्टमर्स, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कस्टमर। वो बोलते हैं यार हम लोग उस एयरलाइन में सफ़र करेंगे, हम एयरलाइन में तब सफ़र करेंगे व्हेन इट इज़ ग्रीन, कि जब ये ग्रीन होगी, ग्रीन से मुराद इट्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। और यहाँ पर तो आपको पता ही है सबसे बड़ा अहम पॉइंट CO2 एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, लेकिन उसके बावजूद डिमांड इज़ हाई, लोग कर रहे हैं, लोग ये बोल भी रहे हैं कि यार CO2 एमिशन ये हमारे प्लैनेट के लिए ठीक नहीं है ये एयरलाइन, लेकिन उसके बावजूद दे डूइंग इट। अब मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ, आप जब एयरलाइन बुक, आजकल आप टिकट बुक करते हो ना, मैं तो अब जितनी भी टिकट बुक करता हूँ ना, तो उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है कि व्हेन यू बुक दिस टिकट दिस इज this percent environmental friendly, that percent environmental friendly।
मैं एग्जैक्ट टर्म भूल रहा हूँ कि वो किस तरह उसको मेजर करते हैं, लेकिन वो लिखा होता है कि इतनी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। क्या मतलब ये कि फॉर एग्जांपल एक ऐसी एयरलाइन है जिसके पास एयरक्राफ्ट ऐसा है जिसके अंदर मैक्सिमम पैसेंजर होता है, लेट्स से 200 पैसेंजर, 250 पैसेंजर, तो वो ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हुई ना। क्यों? क्योंकि वो कम फ्यूल में मैक्सिमम लोगों को ट्रैवल करा रही है दुनिया में। तो वो लिख देता है कि इफ़ यू बुक कतर एयरवेज या इफ़ यू बुक एमिरेट्स, वो लिखा हुआ आ रहा होता है जैसे आप टिकट बुक करते हो ना कि बिकॉज ऑफ दिस राउट, यानी हमारा राउट ऐसा होगा, हमारा राउट इस टाइम पे चलेगा कि उसमें मैक्सिमम पैसेंजर्स को, एंड वी हैव दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट एंड दिस पर्टिकुलर स्लॉट, और उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कस्टमर्स जो है ना, ग्रीन कस्टमर, आपने शायद ऐसा कभी सोचा हो ना सोचा हो, मैंने भी नहीं सोचा, सीधी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं बुक कर रहा होता हूँ ना, तो लिखा हुआ ज़रूर आ रहा होता है कि यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द प्लैनेट। Anyways, so environmental factors are a major and increasingly significant issue for the airline industry, affecting both passenger demand and operating parameters. Customers are मैंने अभी आपको बताया सारी चीज़ें customers की चल रही है। Despite environmental concern, commercial international air traffic is still increased by 5%. यानी उसके बावजूद ज़ाहिर डिमांड तो अपनी जगह है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। अभी हमने बात की ना पीछे ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, आपको पता है जो एयरलाइंस हैं उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किससे मिलता है? एक तो बात हुई प्राइस से मिलता है, एक बात होती है टाइम से मिलता है। आप लोग पाकिस्तान में अगर आप देखते हो तो क्या नज़र आ रहा होता है, यार मुझे वो वाली फ़्लाइट चाहिए लाहौर जाने के लिए जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जा रही है, सो दैट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन लाहौर। मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह 8 बजे लाहौर पहुँच जाऊँ एंड आई कैन स्पेंड माई डे, और मुझे शाम में कोई ऐसी फ्लाइट मिल जाए, वंस आई एम डन विद माई मीटिंग, मैं लाहौर से कराची की मुझे फ्लाइट मिल जाए। इसका मतलब द स्लॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ATC क्या करेगा, हर एक को चाहिए हमारा जहाज़ अभी इसी वक्त उतरे, सुबह 7 बजे उतरे। अब इस सबको कैसे उतार दूँ इस एक पर्टिकुलर, और ये तो हम बात कर रहे हैं अगर हम किसी छोटे मोटे एयरपोर्ट की बात करें, छोटे मोटे टर्मिनल्स की बात करें, तो फॉर देम इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि एक तरफ एयरलाइन बोलती है कि यार मुझे ये पर्टिकुलर स्लॉट चाहिए कि इस स्लॉट में आई कैन मेक मोर मनी एंड आई कैन बी मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज वेल बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन। लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हें इस वक्त कैसे उतारूं, इस वक्त तो पीछे एक और जहाज आ रहा है और उसको मैंने स्लॉट दिया हुआ है। तो स्लॉट के ऊपर लड़ाई होती है और उसके अलग पैसे हैं। अच्छा, फिर एक और सबसे बड़ा मसला, किसी एयरपोर्ट पे फ्लाइट डिले हो गई, अब पता चला वो डिले वाली फ़्लाइट आ रही है। अबे भाई ये डिले वाली फ़्लाइट आ रही है, ये उसके पीछे फ़्लाइट आ रही है, अरे सारे स्लॉट मिक्सअप हो गए। आर यू गेटिंग दिस? इट्स अ बिग चैलेंज फॉर ATC एंड फॉर द ओवरऑल इंडस्ट्री। तो ये देखिए इसने स्लॉट वाली बात भी इसमें की है कि द इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एनवायरमेंट इज स्ट्रगलिंग टू कोप विद इंक्रीजिंग फ्लाइट नंबर्स एविडेंट बाय द नंबर ऑफ डिलेड फ्लाइट्स। ये हो रहे हैं 20% इन 2002। Similarly, airports around the world are struggling to cope with demand from airline फॉर फ्लाइट स्लॉट। लोगों को पर्टिकुलर स्लॉट चाहिए। फिर मैंने शायद एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को पता होगा, जेट लैग, कि भाई ऐसे टाइम पे फ्लाई लैंड करवाना चाहते हैं ताकि लोग उतरें और आके सो जाएं, या लोग उतरें और आके डायरेक्ट काम पे लग जाएं। तो ये बहुत सारे इसके अंदर मामला हैं। ऑलराइट, अच्छा, फिर इसी तरह डिपेंड, सिर्फ ये सारी बातें नहीं, आपके कैरियर पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से जहाज़ आपके बिजनेस में, क्योंकि देर आर एयरक्राफ्ट विच आर मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंपेयर टू XYZ अदर, सही ना। इस तरह जो पुराने डिप्रिशिएटेड हैं वो ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते, जो नए जहाज़ बना रहे हैं वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है, कॉस्ट भी कम, इन्वायरमेंट भी अच्छा, प्रॉफिट हाई, कस्टमर हैप्पी, यू हैप्पी, सही है ना। अच्छा, फिर इस चैलेंजेस को निपटने के लिए आजकल और ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, नए टर्मिनल्स बना रहे हैं। आपने देखा हीथ्रो का। अच्छा, इस तरह हमारा जैसे अभी ये डैलस है, डैलस एयरपोर्ट पे अब पूरा एक टर्मिनल और बन रहा है, क्योंकि इतना प्रेशर है। वैसे तो इतना बड़ा एयरपोर्ट है, यानी इतना एयरपोर्ट है कि ऐसा लगता है कि शहर में आप घूम रहे हो, जो ठीक ठाक यानी, लेकिन उसके बावजूद अब वो बोल रहे हैं भाई हमें और टर्मिनल चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम प्लेन्स कमिंग इन, सही है ना। तो ये पॉइंट भी हो गया। तो न्यू टर्मिनल, इस तरह आप दुबई की बात करें, दोहा की बात करें, ये सारे सिंगापुर की बात करें, हीथ्रो लंदन की बात करें, कुछ बहुत ही ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स हैं, सही है ना। तो देखें ये वही है, देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, कि या तो मईशत को चला लो या प्लैनेट को देख लो। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं इन्होंने कोई अलाइनमेंट करना है। पेज नंबर 5 इज डन। नाउ आई एम ऑन पेज नंबर 6। स्टिल वी आर इन द इंडस्ट्री, अभी हम उस बिजनेस में नहीं आए। इस इंडस्ट्री के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बड़े इजी इन्होंने दिखाएं कि अवेलेबल सीट किलोमीटर्स, ये किस तरह कैलकुलेट होता है। ASK इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, कि उस जहाज़ में कितनी सीट अवेलेबल होती है, मल्टीप्लाइंग बाय द डिस्टेंस फ्लोन। इट इज़ अ मेजर ऑफ एयरलाइन कैपेसिटी, कि भाई आपके पास जहाज़ कितने और उसमें कैपेसिटी कितनी है। फिर रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर, इजी बात है। लोड फैक्टर,
लोड फैक्टर कि भाई यूटिलाइजेशन कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ चेक्ड इन पैसेंजर, कि आप कितना बिजनेस ले पाते हो. फॉर एग्जांपल यू हैव एयरक्राफ्ट विच हैज़ 250 पैसेंजर कैपेसिटी, लेकिन पता चला कि आपके पास तो मार्केटिंग ही अच्छी नहीं है, आपके तो स्लॉट्स ही ख़राब है, आपके तो टाइमिंग इतने ख़राब हैं कि 250 में से हमेशा लेट्स से 100 लोग आके बैठते हैं. तो इसका मतलब लोड फैक्टर वो यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है. इस तरह देन रेवेन्यू पैसेंजर पर रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर, कि जो पैसेंजर चेक्ड इन हुए हैं और उन्होंने कितने किलोमीटर सफ़र किया, क्योंकि असल तो पैसेंजर वही है ना. तो दिस इज़ वन ऑफ द KPI. देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर पैसेंजर, कितने पैसेंजर लेके उड़े एंड टोटल CO2 इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया, तो पर पैसेंजर हाउ मच यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग, सही है ना. देन ऑब्वियसली एयरलाइन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इज द पंक्चुअलिटी, और इन्होंने पंक्चुअलिटी के लिए लिखा है ना कि विद इन 15 मिनट्स, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जहाज़ आगे पीछे होता ही है, लेकिन विद इन 15 मिनट्स आ जाते हो तो यू आर स्टिल इन द विंडो, बट आफ्टर 15 मिनट्स यू कंसिडर लेट, सही ना, आप टार्डी हो गए. अच्छा, देन स्टिल इंडस्ट्री पे बात हुई, और आखिरी बात इन्होंने लिखी कि इस पूरी इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए देयर इज अ बॉडी, द एयरलाइन इंडस्ट्री हैज़ अ ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन. Its role is to help formulate industry policy, support airline activity. It promotes awareness of the benefits which the airline industry brings to national and global economies. Its role is also to develop global standards and all that. सही ना, ये बॉडी बना दी. अब इन्होंने पेज नंबर 6 से ही बात शुरू की. अब ये नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द केस स्टडी, जो हमारी कंपनी है. अभी तक इन्होंने आपको समझाया कि एयरलाइन होती क्या है, उस बंदे को कि जिसको कुछ भी नहीं पता एयरलाइन के मुतालिक, लो कॉस्ट बजट कुछ भी, यानी नेवर, सही है ना. अब ये बता रहा है कि हाँ भाई, इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री दिस इज वन ऑफ द कंपनीज वी टॉकिंग अबाउट, कॉरजेट्स. ऑलराइट, कॉरजेट्स ओवरव्यू, सही है ना. अब इसके बारे में बताएंगे कि भाई ये बिजनेस कैसा है. नाउ वी नॉट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, वी टॉकिंग अबाउट आवर कंपनी, ठीक है ना. उसके बारे में बताएंगे कैसे ये स्टार्ट हुआ, इसकी एज क्या है, इसका साइज़ क्या है, इसका रेवेन्यू क्या है, एवरीथिंग, सही है ना, सब कुछ. और मैंने अभी आपसे इनिशियली बात की कि आपको ये पूरा केस पता होना चाहिए. एंड ये नहीं था कि जो अभी तक हमने पढ़ा वो बेकार था, ज़ाहिर है वो इंडस्ट्री के मुतालिक भी तो आपसे पूछेगा ना, द इंडस्ट्री एंड द बिजनेस. सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस. कॉरजेट्स, अब इसका बैकग्राउंड वो बता रहा है. वो एस्टेब्लिश्ड इन कॉरलैंड, we already discussed the country जो उसमें 20 years ago by entrepreneur brothers, दो भाई थे, एरिक एंड एक्सेला, Axel Madsen. They both had worked for many years in the airline industry. दोनों के पास एक्सपीरियंस था and a keen interest in traveling. With money inherited, माँ बाप से पैसे मिल गए, they acquired 2 second-hand aircraft. This how they started, सही ना. They started by operating flight from near cities. अरे जब business शुरू होता है तो obviously you start from slow things. Short haul flights से उन्होंने शुरू किया. Located 40 miles from Courland's capital city in the south of XYZ to airport located close to. Okay, ये थोड़ा सा background दिया. Using their knowledge and experience of the airline industry, Eric and Axel spotted a gap. अब इनको नजर आया कि यार लोग इतनी महंगी टिकटें लेते हैं. How about there is a strategic space, एक गैप नजर आ रहा है, क्यों ना हम उन लोगों को टारगेट करें. और वो गैप क्या था कि फॉर मोर कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल लो कॉस्ट एयर ट्रैवल, सही है ना, वो इनको नजर आया. अच्छा जी, अप टू दैट पॉइंट कॉरलैंड्स एयरलाइन इंडस्ट्री वाज डोमिनेटेड बाय फुल सर्विस कैरियर. वी ऑलरेडी डिस्कस कि इनसे पहले कोई लो कॉस्ट एयरलाइन थी नहीं, यानी इस पूरे खित्ते में, सही है ना, यही इसने बात की ना, कॉरलैंड्स एयरलाइन इंडस्ट्री, यानी उस मुल्क में ऐसी कोई नहीं थी. तो अब ये जो है थे ना, यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाले लोग. द लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल इन द कॉरलैंड एयरलाइन इंडस्ट्री प्रूव्ड एक्सट्रीमली पॉपुलर. ऑब्वियसली पीपल विल रन टुवर्ड्स यू विद एयर पैसेंजर हु लाइक द कन्वीनियंस ऑफ Courgette's point-to-point service discussed already, and the significantly cheaper ticket service than. ज़ाहिर है पैसे भी कम दे रहे हो, पैसे भी कम मांग रहे हो, and obviously you are doing point A point B direct destination पे पहुंचा रहे हो, no connecting flight, direct पहुंचा रहे हो शॉर्ट. तो और लोगों को क्या चाहिए. Over the year, Courgette has focused on operating flights to and from airport across India with the highest customer demand and यानी the business growing these 20 years. Continue to look for opportunities to extend network. Okay. Now I'm on page number 7, जिसमें इन्होंने ग्राफ वगैरह बनाया. Efficiency has been its overriding strategic focus. जाहिर है, बिल्कुल सीधी बात है, एफिशिएंसी के बगैर काम ही नहीं होगा. सस्ता टिकट बेचना है तो कभी कभार $30 में मैं वेगस होके आता हूँ, मैंने ऐसा भी देखा.
अब आप खुद हैरान होंगे कि यार डैलस से वेगस कभी कभार ऐसा भी टाइम चल रहा होता है बहुत ही कम $30 $40 इसमें. दिस हैज़ बीन डिलीवर्ड थ्रू डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स, की एयरपोर्ट्स, ग्राउंड हैंडलिंग, सबके साथ आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं सो दैट यू गो टूवर्ड्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल. कॉर्जेट्स ओन एयरक्राफ्ट एंड बाय ऑपरेटिंग द लेटेस्ट मोस्ट एफिशिएंट एयरक्राफ्ट. इसके बाद एयरक्राफ्ट भी अच्छे हैं. ओवर द last 20 years, the low cost model of air travel has continued to be very popular, we all know, with customer across Hungary, and there are now 30 low cost airline. यानी ये अकेले ही नहीं है, इस पूरे यूरोप में, इस पूरे खत्ते में, इस पूरे रीजन में जिसको हुंड्रिया उसने बोला, उसमें there are so many 30 airlines. और उसके बाद उन्होंने ग्राफ भी बता दिया कि इनका टोटल बजट कितना, शेयर कितना उसमें 14%, अदर एयरलाइंस 16. फिर एक उन्होंने बोला ब्राइग एयर जो इसका कॉम्पिटिटर है नियर 17%, एक है लैकलैंड, ये है 9%. एरिक एंड एक्सेल जो दोनों भाई थे, दे बोथ रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस, 10 साल पहले रिटायर्ड हो गए. और ज़ाहिर है बिजनेस अपनी जगह चल रहा है, उसकी ग्रोथ दिखा दी, पैसेंजर दिखा दिए, आप लाइन देख रहे हैं किस तरह जा रही है, अपवर्ड ही है, सही है ना, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर एंड राउट्स दोनों में, डेस्टिनेशन में. अब इन्होंने ओनरशिप के बारे में बताया कि कॉर्जेट वो लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट कब, 9 years ago, यानी 20 साल कंपनी को बने हुए हो गए हैं. 10 साल पहले ये दोनों भाई रिटायर्ड हो चुके हैं और 9 साल पहले ये लिस्टेड हुई, यानी इनके रिटायरमेंट के बाद ये कंपनी लिस्टेड हुई है, यानी इन्होंने शेयर होल्डिंग मार्केट में दी. ठीक है ना. The brothers originally retained a 35% share in the business when it was first listed, but since then they have sold most of their shareholding in Corjets and they no longer play any role in running the business. यानी खा पिया कमाया, इन्होंने कहा जाने दो. करंटली 80% ऑफ द कॉर्जेट्स, यानी अब करंट आप देखें, एग्जिस्टिंग क्या है, कोई डोमिनेशन नहीं है भाइयों की. ये बात दिमाग में रखने वाली होगी आगे जब आप केस स्टडी सॉल्व करेंगे. करंटली 80% ऑफ कॉर्जेट शेयर्स आर हेल्ड बाय लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यू गाइज अंडरस्टैंड. 10% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय कॉर्जेट्स एम्प्लॉइज एंड द रिमेनिंग शेयर्स आर हेल्ड बाय स्मॉल प्राइवेट इन्वेस्टर, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के पास है. अच्छा, उसके बाद क्या है, ये लेडी के बारे में लिखा, मैग्डा फिस्क इज द करंट CEO ऑफ कॉर्जेट्स एंड हैज बीन इन प्लेस फॉर 10 years. शी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग, सही है, ओके. अच्छा, कॉर्जेट्स के की रिसोर्सेज क्या है, यानी उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके राउट्स सबसे पहले लिखा, उसकी स्ट्रेंथ. यार एक एयरलाइन के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है ना कि उसके राउट्स, कि यार मैं अगर इस वक्त एमिरेट्स को बुक करूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि यार एमिरेट्स क्या मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी, हाँ ले जाएगी, मेलबर्न ले जाएगी, उसमें सिडनी ले जाएगी, हाँ यहाँ भी ले जाएगी, टेम्पा ले जाएगी, इधर ले जाएगी, US की साइड पे ले जाएगी, सारी हर तरफ. यानी पता चला व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द राउट. दिस इज़ वन ऑफ द बिग स्ट्रेंथ ऑफ एयरलाइन कि यार इसके राउट कहाँ कहाँ होते हैं. तो इसी कॉर्जेट्स का भी सबसे अहम रिसोर्स उसकी क्या है, उसके राउट्स हैं. कॉर्जेट हैज़ अ प्रॉफिटेबल, अच्छा राउट भी प्रॉफिटेबल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि खाली. मैंने ज़िंदगी में ऐसे भी सफ़र किया कि पूरा जहाज़ खाली, और वो भी A350 जैसा. मुझे अभी भी एक राउट याद है, आज से कोई 7-8 साल पुरानी बात है. मैं कराची से सिंगापुर ट्रैवल किया था और वी टुक कतर एयरवेज़, और कतर एयरवेज़ मुझे हमेशा से पसंद है. और मुझे पता है जब वो दोहा से कोई 8-9 घंटे की फ़्लाइट थी शायद, और उसमें हमारी फैमिली के अलावा कोई भी नहीं था. पूरे कराची से कतर भी खाली गई, और पता नहीं क्या वजह थी, और लग्जरियस, यानी ऐसा लगेगा मैंने पूरा A350 बुक किया हुआ है. तो ऐसा था, हर एक बंदे को वो एयर होस्टेस एक मिली भी थी और वो सर्व करी थी. तो राउट का मतलब ये नहीं है कि खाली राउट जा रहे हैं, राउट प्रॉफिटेबल भी होने चाहिए, भरे हुए होने चाहिए. वो जो बसेस चलती है ना, भरी हुई बसेस जानी चाहिए, तो ये वो भरे हुए जाने चाहिए एयर बसेस. तो प्रॉफिटेबल एंड एक्सेलेंट पोर्टफोलियो विच इट ऑपरेट टू एंड फ्रॉम ओवर 130 एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया. दिस मेक्स इट वेरी पॉपुलर विद कस्टमर हु फाइंड द रेंज, जहाँ जाना है हर चीज़ मिलेगी. फाइंड द रेंज ऑफ डेस्टिनेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लाइट ऑफर्ड बाय कॉर्जेट, वेरी कन्वीनियंट एंड अट्रैक्टिव. मैंने जो अभी शुरू में बात की थी स्लॉट्स, कि ऐसे स्लॉट मिल रहे हैं कि सुबह के भी मिल रहे हैं, शाम के भी मिल रहे हैं, रात के भी मिल रहे हैं. इट रेगुलरली रिव्यूज इट्स राउट नेटवर्क टू एक्सप्लॉइट द, ओके वॉट एवर. दूसरी इसकी जो अहम रिसोर्स है वो क्या है, उसके फ्लीट, उसके जहाज, वो कैसे हैं. कॉर्जेट्स ऑपरेट अ मॉडर्न फ्लीट ऑफ 300 एयरक्राफ्ट ऑफ विच 75% आर ओन आउटराइट, नो लाइबिलिटी, एंड द रिमेनिंग 25% आर लीज. अच्छा, अब इस बात को समझ लें, ये एयरलाइंस में बड़ा नॉर्मल होता है लीज का मतलब क्या है, ये मैं आपको गाड़ियों पर भी समझा दूं. यहाँ US में आप लोग शायद लीज, उधर पाकिस्तान में लीज का मतलब कुछ और समझते हैं.
उसको फाइनेंस लीज समझते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बताऊँ यूएस में, जैसे अगर मैं गाड़ी लेने जाऊँगा तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं इधर। एक ऑप्शन होता है जिसको मैं कहता हूँ ओन करना, फाइनेंसिंग, किस्तों पे ही गाड़ी लेनी है, लेकिन वो गाड़ी को मैं ओन करूँगा, जिसको आप लोग कहते हो फाइनेंस लीज। सही है ना, आप लोग अकाउंटिंग के बच्चे, कि मैं क्या करूँगा, एक डाउन पेमेंट दूंगा और हर महीने किस्तें देता रहूँगा और वो गाड़ी एक्चुअली मेरी हो जाएगी 6 साल में। इसको तो हम कहते हैं ना कि बाय करना। लेकिन यहाँ लीज का मतलब वो नहीं है, इसका मतलब है ऑपरेटिंग लीज। यहाँ पर लोग गाड़ियाँ इस तरह लेते हैं, एक बहुत बड़ा तबका इस तरह गाड़ी लेता है कि गाड़ी आप लेते हो, डाउन पेमेंट डालते हो, आपको गाड़ी देते हैं, हर महीने इसके भी पैसे देने होते हैं, लेकिन 3 साल बाद आपको गाड़ी रिटर्न कर देनी होती है। और उसके माइलेज उसने बताए हुए होते हैं कि तुम एक साल में इतने माइलेज चलाओगे, दूसरे साल इतने चलाओगे, तीसरे साल इतने चलाओगे, अगर ज़्यादा चलाओगे उसके पैसे और लेंगे। यानी कुछ लोग जिनको हर 3 साल में गाड़ी चेंज करनी है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि लीज पे गाड़ी लो, हर 3 साल में नई गाड़ी आ जाएगी, जो गाड़ी का दिल करता है, इसको कहते हैं लीज। इसने क्या किया हुआ है, इसने भी जहाज लीज किए हुए, 25% लीज। लीजिंग इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग इन द एयरलाइन इंडस्ट्री। लेकिन इसने इसके लिए आगे लिखा वैसे फाइनेंसिंग है, हाँ, तो ओन आउटराइट, हम इसको फाइनेंस लीज ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जहाज़ों में एक बात और बताऊँ जो इसने नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बताऊँ, लीज भी दो किस्म की होती है जहाज़ों में। एक कहलाती है ड्राई लीज, इन्होंने इसके लिए टर्म यूज़ नहीं, लेकिन आप अगर चाहो तो आप एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हो, इट्स अ टेक्निकल टर्म, जैसे शॉर्ट हॉल और लॉन्ग हॉल। एक होती है ये एयरलाइन की टर्म है, ड्राई लीज एंड वेट लीज। वेट लीज वो होती है, जैसे मिसाल के तौर पर आप एक एयरलाइन खोलें, आपने कहा यार मेरे पास जहाज़ है नहीं, मुझे लीज़ करने जहाज़, या मुझे रेंट करने जहाज़, सही है ना, इस तरह ऑपरेटिंग लीज़ की तरफ जाना है। तो एक ऑप्शन ये होता है कि आपने सिंगापुर एयरलाइन से बात की और उसको बोला यार तू मुझे अपना जहाज़ भी दे दे और अपना क्रू मेंबर्स भी दे दे, सारे बंदे बंदे सब मुझे दे दे उस जहाज़ में, वो जो खूबसूरत लड़कियाँ हो वो भी अब तुम्हारी हों, सही है ना। तो तुम ही इसको मेंटेन करोगे, ऑपरेट करोगे, सब कुछ करोगे, ओनली आई एम द ब्रांड नेम, मैं टिकट बेचूंगा और ये सारे काम मैं करूंगा। यस ऑब्वियसली आई ओन दैट एयरलाइन एंड बिजनेस। इसको कहते हैं वेट लीज। एक होती है ड्राई लीज। ड्राई लीज में आप उसको क्या बोलते हो, आई जस्ट नीड योर एयरक्राफ्ट, कि मुझे अपना एयरक्राफ्ट दे दो एयरलाइन, और बाकी बंदे वगैरह सब कुछ मेरे अपने ही होंगे। इसको ड्राई लीज कहते हैं। ये एयरलाइन में बड़ा नॉर्मल होता है ड्राई एंड वेट लीज का कॉन्सेप्ट। लेकिन इसने जो लीज वाली बात की है वो फाइनेंसिंग वाली लग रही है, सही ना। खैर एनीवेज, कॉर्जेट्स हैज इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंटली इन द लेटेस्ट एयरक्राफ्ट। लेटेस्ट एयरक्राफ्ट मैंने आपको बताया CO2 एमिशन कम होता है, एफिशिएंट होते हैं, ये लिखा ना, विच आर मोर फ्यूल एफिशिएंट, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। This has contributed significantly to its low cost strategic position, which has also positively impacted on reducing CO2 emission. Corjet's average aircraft is 4.5 साल, 4.5 year, which is low compared to the industry standard. Corjet, because on leisure pleasure rather than on business passenger, therefore its aircraft cabin consists of economy class seat only with a high density layout. This gives Corjet, ये वाली बात कि इसके पास जो सीट्स हैं वो 150 हैं, कंपेयर टू जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास वो जहाज़ हैं जिसमें 140 सीट। मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया कि भाई ऐसी सीटें ये लोग लगाते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पैसेंजर यू कैन गेट इट, यू गेट more revenue and it's environmental friendly also. This higher seat density allow Corjet offer obviously lower ticket. तो ये प्राइस में भी तो ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाएगा ना, जब ये एक ही बस में 150 बंदा भर रहा है तो ये प्राइस भी अच्छी देगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो बात है वो टेक्नोलॉजी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, अपना खुद एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं बजट एयरलाइन में, दे हैव नो वाईफाई। कुछ तो ऐसे होते हैं ना जो वाईफाई होता है एंड दे ऑब्वियसली दे सेल इट। तो कस्टमर चाहता है कि सही यार मैं $2 में वाईफाई ले लूँगा, छोटी सी फ्लाइट है, $2 इधर मिलता है। इस तरह बड़ी फ्लाइट होती है 16-18 घंटे की, मैंने कतर में लिया, $10 का मिल जाता है वाईफाई। तो वाईफाई लेना अच्छा हो जाता है कभी कभार। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि 2-2.5 घंटे यू कैन लिव विदाउट फूड ना, मैंने अभी आपको बताया ना कि बगैर फूड के मैं रह सकता हूँ, और ज़रा बगैर वाईफाई के भी रह सकते हो। तो कुछ जहाज़ों में ऑप्शन ही नहीं होता। जैसे मैं आजकल बहुत दफ़ा सफ़र किया मैंने फ्रंटियर एयरलाइन में US में, ऑप्शन ही नहीं होता। नो मैटर यू गिव देम $200, दे हैव नो वाईफाई, उनके पास वाला सिस्टम ही नहीं है। तो अब क्या होता है, ऐसी एयरलाइन को कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ, लेकिन कई दफ़ा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मिसाल के तौर पे कई दफ़ा, जैसे 1-2 दफ़ा मुझे याद है कि मुझे बाकायदा वो एयरलाइन लेनी पड़ी जिसमें वाईफाई था, क्योंकि मुझे कनेक्टिविटी चाहिए थी, नो मैटर दैट्स फॉर 3 आवर्स, लेकिन मुझे चाहिए थी क्योंकि मेरी कुछ ऐसी मीटिंग्स और ऐसा मैं कनेक्ट था लोगों से कि मैं किसी भी टाइम डिसकनेक्ट नहीं हो सकता था। तो ये वाला पॉइंट, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि कस्टमर क्या चाहता है। कभी कभार कस्टमर ये चाहते हैं कि सही है हम कर लेंगे सफ़र, लेकिन सम टाइम दे वांट वाईफाई एट एनी कॉस्ट, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस क्लास। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी, ये इसकी एक और रिसोर्स। Corjet's applies data analytics extensively throughout its business and consider data to be a key business resource. ये तो SBL का अहम टॉपिक है। It has always been an
early adopter of the latest technologies in the airline industry and all that. क्या चीज़? मोबाइल ऐप. आजकल एयरलाइंस में सबके पास ऐप्स हैं और वो ऐप बहुत सारे काम कर रही होती है. जैसे मैं यूज़ करता हूँ कतर की ऐप, तो यही वही ऐप, वो सारे सबके एक जैसे फीचर्स होते हैं. उस ऐप में आप बाकायदा टिकट बुक कर सकते हो, योर बोर्डिंग पास, आपकी डेस्टिनेशन, फिर इसी तरह उसके अंदर आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स, फिर उसके अंदर आपका चेक इन, सारी चीज़ें आ जाती हैं. इवन आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उसके अंदर करेंसी होती है उनकी. जैसे कतर की करेंसी है एवियोस. कतर की तो वैसे करेंसी वो दिरहम है ना, कतरी दिनार है क्या है, लेकिन कतर की जो एयरलाइन ने अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स लिखे हैं उसको वो एवियोस और क्यू पॉइंट्स कहते हैं. उससे आप पता क्या कर सकते हो, बाकायदा बैगेज खरीद सकते हो. आपके जितने माइलेज सफ़र करोगे वो सारे एवियोस उस ऐप में आ रहे होते हैं. इस तरह मैं कतर एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तो मुझे चॉकलेट्स लेनी होती है, तो मैं उससे बाय कर सकता हूँ उन रिवॉर्ड पॉइंट से. तो ये मोबाइल ऐप जो होती है ना, बहुत सारे काम करके दे रही होती है. वो चलाओ पैसेंजर टू बुक फ्लाइट, चेक इन फॉर फ्लाइट, डाउनलोड बोर्डिंग पासेस, देखो सारे काम कर रहे हैं. रियल टाइम आपको स्टेटस दे रहे होते, कभी डिले हो रही है फ्लाइट, दे विल गिव यू हेड्स अप, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी. द ऐप सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू. इस ऐप से कितना पेपर वर्क बच रहा है, बहुत सारी चीज़ें बचा ली ना इसने, information system and all that. सही है ना. In most airport corjets operate fully automated baggage check-in machines. मैं अभी शुरू में आपसे बात कर चुका हूँ कि एयरपोर्ट पे जिस तरह हम कराची एयरपोर्ट पे जाते हैं तो लोग खड़े होते हैं ना जिनको हम बैगेज अपना देते हैं. एयरपोर्ट्स पे बाकायदा वो कियोस्क बने हुए हैं और उसी में सारा काम हो जाता है. तो ये भी एक ऑटोमेशन है. कुछ एयरलाइंस ऐसे कियोस्क बनाए होते हैं, वो खुद ही सेल्फ सारा काम कर देते हैं. ऑल एयरक्राफ्ट्स आर फिटेड विद इलेक्ट्रॉनिक टच पैड्स फॉर द क्रू एंड फॉर द पायलट्स. यानी उनको भी इन्होंने लैपटॉप्स और ये सब दिए हुए, वो पूरी फाइलें उनको ले जाने की ज़रूरत नहीं है और रीड करने की. तो दिस वे दे रिड्यूस CO2 एंड एवरीथिंग. ठीक है ना. इसी तरह ऑल कॉर्जेट्स एयरक्राफ्ट आर फिटेड विद बिग डेटा सर्विस टू कलेक्ट, ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन तो ये कलेक्ट कर ही रहे हैं कि भाई वेदर कैसा होता है, फ्लाइट की इंजन परफॉर्मेंस क्या है, सारी चीज़ें, और इवन कस्टमर का डेटा भी. Corjets continuously searches new technologies and all that. That's opportunity. And the last resource is the people. People में उसने क्या लिखा कि they have employ nearly 11,800 staff, including over 2,000 pilots, 65 on cabin crew. The remaining staff fulfill a number of roles, including staff operating at airport, head office, फाइनेंस, IT, ज़ाहिर बहुत सारे काम हैं. सबके लिए न्यूज़ लेटर भी ये बनाते हैं, इन्होंने सब लिखा. ऑल एम्प्लॉयज़ रिसीव रेगुलर एंड स्केजुअल मैनेजरियल अप्रेजल फॉर देयर परफॉर्मेंस. उनकी सैलरीज वगैरह ये सारी चीज़ें बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारी चीज़ें. सिंपल थिंग. नाउ देन कम्स द बोर्ड स्ट्रक्चर, कि इदारे का बोर्ड कैसा है. मल्टी टीयर बोर्ड है, यूनिटरी बोर्ड है, क्या है. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इनके पास क्या नज़र आ रहा है, हैज 6 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. यू अंडरस्टैंड, इंक्लूडिंग द चेयर. यानी जो चेयर है वो नॉन एग्जीक्यूटिव है. देखिए नज़र आ रहे हैं आपको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स 5 नज़र आ रहे हैं. एक तो चेयरमैन हो गया और बाकी 4 डायरेक्टर्स हो गए, तो 5 नॉन एग्जीक्यूटिव हो गए. उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑब्वियसली MD जो होता है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है. एंड रिमेनिंग वो जो डे टू डे फंक्शन में इन्वॉल्व है, चीफ पीपल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर एंड ऑल दैट. तो ये इन्होंने एक बोर्ड का स्ट्रक्चर बता दिया. एंड देन नॉट ओनली दे हैव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट देयर आर 4 सब कमिटीज जिसको हम बोर्ड कमिटीज कहते हैं. ऑडिट कमेटी, ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. नॉमिनेशन कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी एंड सेफ्टी कमेटी. ज़ाहिर एयरलाइन की बात हो रही है तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी नहीं है लेकिन सेफ्टी कमेटी है. अच्छा, बाकायदा एयरलाइन में तो रिस्क, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ. जब बोर्ड की बात आई है, आई थिंक इट वाज अमेरिकन एयरलाइन या यूनाइटेड एयरलाइन, दोनों US की हैं. इन दोनों में से एक एयरलाइन है कि जब वो अपनी बोर्ड मीटिंग करते हैं ना, बिकॉज इट्स एन एयरलाइन, जब वो अपनी बोर्ड मीटिंग करते हैं तो वो बोर्ड मीटिंग, जब भी बोर्ड मीटिंग शुरू करते हैं तो फर्स्ट दे एक्सप्लेन टू ऑल द डायरेक्टर्स दैट वेयर आर द एमरजेंसी एग्जिट्स. फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ लगे हुए हैं, एमरजेंसी एग्जिट क्या है. अरे यार बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रूम में तो हमेशा आके बैठते हैं. बोला नहीं, दिस दे टॉक अबाउट देयर कल्चर, दे टॉक अबाउट देयर कल्चर ऑफ सेफ्टी. कि भाई हम जहाज़ उड़ाते हैं, हमारी एयरलाइन कंपनी है, तो हमें हर वक्त सेफ्टी पे बात करनी है, हर वक्त पंक्चुअलिटी पे बात करनी है. तो दे आर ऑलवेज पंक्चुअल, ऑलवेज रेगुलर, एंड स्पेशली वेन एवर दे कम दे टॉक अबाउट एग्जिट. कि भाई अभी हम बोर्ड रूम में बैठे हैं, बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ से अगर भागना है, उधर आग लगेगी तो इधर भागना है, ये बटन दबाना है. एवरी टाइम दे एक्सप्लेन टू, दिस इज वे दे शो देयर कल्चर. यानी रिमाइंड कराते कि यस सेफ्टी. नाउ one of the hot areas of of ACCA SBL examiner, risk. ऑलवेज मैं नेक्स्ट मीटिंग में बात तो करूंगा सारे के प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट क्या होंगी. आज तो हम ये समझ लें, रिस्क मैनेजमेंट एंड की रिस्क.
Corejet has a detailed risk register and a robust ERM, enterprise risk management system framework in place. The board takes responsibility for determining the nature and extent of the risk it is willing to take to achieve its strategic objective. Of course, they have to take the risk to get the returns. It is also responsible for maintaining and monitoring the system of internal control and risk management. Risk management activities are coordinated with all these things. Now, what are the key risks they have? The first key risk they are facing, this airline, is safety and security of customers and staff. Obviously, airline is बहुत important है. Delivering safe and secure operation which meet the needs and expectation of customers. Okay. दूसरा जो बहुत बड़ा रिस्क है, the growing impact of climate change. हमने अभी पहले बात की कि जो environmental और climate change हो रहा है, ये बहुत मुश्किल कर देता है. सही ना, कई फ्लाइट तो हमारे यहाँ डेलस में, टेक्सास में, मैं कई दफ़ा बात करता हूँ ना, the weather is so unpredictable कि जहाज़ आ रहे होते हैं, मुझे कई मेहमानों को, अगर कोई आ रहे हैं ना, कोई फ्रेंड फैमिली कोई आ रहा हो, मैं देखता हूँ अरे यार वेदर चेंज हो गया, मुझे पता होता है अब ये फ़्लाइट डाइवर्ट कर देंगे, और डाइवर्ट कर देते हैं. कभी सैन एंटोनियो ले जाते हैं करीब में, कभी ऑस्टिन ले जाते हैं यहाँ से करीब में. यानी एकदम वेदर चेंज होता है. तो क्लाइमेट चेंज जो है ना, इट्स अ बिग चैलेंज. सही है ना, ये इनकी कॉस्ट को भी बढ़ा रहा है, सेफ्टी का भी इशू है, इसमें बहुत सारे मसाइल के साथ खड़े हो रहे हैं, ATC वगैरह सबके लिए. मैक्रो एनवायरनमेंट एंड जियो पॉलिटिकल इवेंट्स सच एज जनरल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, वॉलेटाइल फ्यूल पॉलिसी इम्पैक्ट. जियो पॉलिटिकल इशूज़ आपके सामने, यूक्रेन वॉर, सही है ना, वो सारे इश्यूज़ कि भाई सारी फ्लाइट इधर उधर की कैंसिल होंगी. फिर ज़ाहिर इन्फ्लेशन है, फॉरेक्स रेट्स हैं, ये सारी चीज़ें. जैसे अगर आप डॉलर और PKR को ही देख लें कि वो कितना ऊपर चला गया, तो उस चक्कर में क्या हो गया, अल्टीमेटली वो अट्रैक्टिव नहीं रहा, कस्टमर्स की डिमांड कम हो जाती है कि क्या करें भाई इतनी महंगी. डॉलर तो अपनी जगह ही मौजूद है, लेकिन वंस अगेन US में अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, तो ऑब्वियसली क्या करें, कस्टमर्स हैं उनके लिए वो प्राइस जो है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है. तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर ऑब्वियसली, एंड द अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ इट्स वेबसाइट एंड इट्स क्रूशल बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी जो ऑपरेशंस हैं उसको भी ज़ाहिर है सस्टेनेबल चलाना, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द बिग रिस्क, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द डेटा इन्फॉर्मेशन. आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कस्टमर्स की भी और स्टाफ की, और फिर कस्टमर की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें, दर सो मेनी थिंग्स जिस पर ज़ाहिर है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स अप्लाई. तो वो भी एक, द अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ इट्स वेबसाइट, कि जो उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो उसके सेलिंग टूल्स हैं, उसका भी सस्टेन करना, वो भी एक वन ऑफ द बिग रिस्क. देन आई एम ऑन नंबर 10. नंबर 10 में उन्होंने इसकी वेबसाइट दिखा दी है कि भाई ये वेबसाइट कैसी है इसकी, इस कंपनी की. तो वेबसाइट कैसी है कि भाई व्हाट वी डू, हम करते क्या हैं, वी कंसिस्टेंटली डिलीवर लो. यानी वेबसाइट पे होता क्या है नॉर्मली एयरलाइन की, मिशन स्टेटमेंट, द वैल्यूज़, उसकी पिक्चर्स, उसका लोगो, ऑल दीज थिंग्स. तो कॉर्जेट वेबसाइट का ये एक्सट्रैक्ट है, इट्स नॉट द कंप्लीट वेबसाइट बट इट्स जस्ट relevant thing. So they have the mission statement to connect the people of Hunria because it's a regional airline. अच्छा, अगर ये एयरलाइन अपना डेस्टिनेशन चेंज करेगी, एक नए कॉन्टिनेंट में जाएगी, तो ऑब्वियसली उसको फिर अपनी मिशन स्टेटमेंट भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी. थ्रू अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एयर ट्रैवल. देखो ना, एक ही मिशन स्टेटमेंट में उसने सारी बातें कर दी कि वी आर अ रीजनल एयरलाइन, क्योंकि फॉर द पीपल ऑफ हुंड्रिया. थ्रू अफोर्डेबल वी आर लो कॉस्ट पीपल, एंड सस्टेनेबल एयर ट्रैवल क्योंकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली. फिर अपनी वैल्यूज़ उसने बता दी हैं. आई डोंट वांट टू रीड, आप लोग देख रहे हैं वो सारे कि कमिटेड टू सेफ्टी, हम क्या क्या करते हैं, बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट, हाउ वी डू इट, ड्राइव इनोवेशन, एंड देन पुटिंग पीपल फर्स्ट, आर एम्प्लॉयज एंड ऑल, सस्टेनेबल बिहेवियर, like how we are good and great business. All right, this is number 10. And then comes number 11. ये इनके financials, headline results and cost breakdown, कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2008 से 2 तक फिर कैसा था, 12 तक, एंड देन रेवेन्यू कैसा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पंक्चुअलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कॉस्ट ब्रेकडाउन. एनीवेज, सो वेरी इंटरेस्टिंग. और मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा ही SBL के, अगर इफ़ यू लुक एट द पास्ट पेपर, ऑब्वियसली यू हैव टू डू व्हाट, क्या कहेंगे, प्रैक्टिस तो आपको करनी है ना, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू हैव दिस प्री सीन. लेकिन अगर आप प्रैक्टिस की बात करोगे तो वेयर यू गो, 2022, 2021 पेपर्स, 2020, 2019, सब में आपको ऐसे ही पेपर मिलेंगे. कभी होटल इंडस्ट्री का मिलेगा, कभी एयरलाइन का मिल रहा है, कभी वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बनाया, एक दफ़ा इन्होंने चॉकलेट का बनाया, एक दफ़ा IT.
ऐसा ही पेपर होगा, ये पूरा पेपर आपको मिलता था तभी दे यूज टू गिव यू 4 आवर्स, सही ना, 4 आवर्स 15 मिनट्स था। अब इन्होंने टाइम क्यों कम कर दिया थोड़ा सा, लेकिन आपको माल बहुत सारा दे दिया है ना, यू हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमने कितनी सारी बातें इसमें देखी है ना। अब आप अगर देखें, अब ज़ाहिर है आप इसको एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा तो मेरे साथ आपने सुना, और ज़ाहिर है इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कस की, कोई टेक्निकल पॉइंट्स ही सारे, लेकिन अब आप इसको जब खुद रीड करोगे, मे बी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम वट एवर यू वॉन्ट, सही ना, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको ऐसे करके जाएं एज इफ यू नो योर ओन बिजनेस, योर ओन शॉप एंड योर ओन फैमिली, क्योंकि उधर जाके इस सब चीज़ों पे आपको टाइम नहीं लगाना एग्जामिनेशन में। उसके बाद वो आपको देगा कुछ और इन्फॉर्मेशन, यानी ये इसकी फर्स्ट एपिसोड है, लेकिन अब इसकी एक और छोटी एपिसोड रहती है जिसके अंदर ऑब्वियसली देयर आर रिक्वायरमेंट्स। उधर से गेम शुरू होगी जब ये पूरा बैक ऑफ द माइंड आपके पास रेडी होगा, सब कुछ आपको पता होगा कि यार इसके एयरलाइन कैसे, एयरक्राफ्ट इसके कैसे हैं, इसने लीजिंग कितनी की हुई है, ये लो कॉस्ट है, ये रीजनल एयरलाइन है, इसके सामने कंपटीशन कैसा है, पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री के क्या इस वक्त हालात हैं, ग्रोथ पे क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है, इसको क्या रिस्क फेस करने, इसका बोर्ड स्ट्रक्चर कैसा है, इसके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, मैनेजरियल ऑपरेशन एंड ऑल दैट, सब कुछ आपके दिमाग में होगा। तभी मैंने आपको बोला ना कि यूरोप को दिमाग में रखें, एक बजट एयरलाइन को दिमाग में रखें कि एक बजट एयरलाइन के क्या फीचर्स होते हैं, किस किस्म की वो पेनल्टीज़ लगा रही होती है, किस तरीके। आप कभी बुक करके देखें ऐप से टिकट, आपको बुक करने की, या वेबसाइट पे इनकी चले जाएं, स्पिरिट एयरलाइन की जाके ऐसे ही देखें, स्पिरिट है ना यहाँ की बड़ी मशहूर एयरलाइन है यूएस की। जैसे आप टिकट बुक करोगे ना, आपको इतनी चीज़ें बेचने की कोशिश करेगा, डू यू वांट इंश्योरेंस, यानी इफ़ योर फ्लाइट इज़ कैंसल्ड व्हाट विल यू डू, वो आपको फ़ौरन डराएगा, चलो इंश्योरेंस ले लो, जस्ट गिव अस $20 एंड योर होल ट्रिप इज़ इंश्योर्ड। आपसे मांगेगा $20, आप बोलोगे नो, मेरी तरह का बंदा होगा बोलेगा छोड़ रहने दे, स्किप कर देगा। फिर बोलेगा डू यू वांट अ कंफर्टेबल सीट, इसके पैसे अलग, आगे एक सीट रखी होती है कंफर्टेबल भी। इसी तरह कभी वो आपको बोलेगा जहाज़ में चढ़ने के, यहाँ पर तो फ्री सिटिंग होती है ना कि जहाँ मर्जी बैठ जाओ, कुछ एयरलाइन ऐसी जैसे साउथ वेस्ट वगैरह है वो कि भाई फ्री सिटिंग है कि आप एक दफ़ा चढ़ गए, तो वो पैसे ज़्यादा लेते हैं इस बात के कि हम तुम्हें जहाज़ में पहले चढ़ने देंगे और पहले उतरने देंगे। तो जब आपको पहले चढ़ने देंगे तो आप सबसे पहली सीट पे जाके बैठ जाओगे ना, तो जब पहले चढ़ोगे तो उतरोगे भी पहले। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ करके दे ट्राई टू सेल इट, this how they work, they try to reduce the cost and they try to increase the revenue, तभी तो चलेगा। $30 वाला टिकट, $40 वाला टिकट, $50 वाला टिकट तभी चलेगा जब they try to sell other stuff। खाना बेचेंगे, पानी बेचेंगे, वाईफाई बेचेंगे, आपको पैदल चलवा लेंगे, हाँ, आपको आगे की टिकट सीट बेच देंगे, आपको बोलेंगे विंडो सीट चाहिए, आपको आगे बैठ, वाईफ कुछ भी करके दे हैव टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, दिस हाउ दे वर्क, सही है ना। प्रिंट करवाना बोर्डिंग पास, चल भाई पैसे निकालो, हर बात के पैसे। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में, देखें ना विद दिस केस स्टडी, ये सब आपके दिमाग में आ गया एक दफ़ा, एंड ऑब्वियसली यू विल बी रीडिंग। अच्छा, अब उसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग में ये करते हैं। अब ज़ाहिर ये मैंने होमवर्क अपना करके रखा था, ज़ाहिर मैंने पढ़ के रखा था ना, और कुछ पॉइंट लिख के रखे थे। अब मुझे इसको फिर से सोचना है। अब मैं इसको किस एंगल से सोचूंगा, लाइक एन एग्जामिनर। मैं इसको एग्जामिनर की तरफ सोचूंगा कि यार इसके अंदर एग्जामिनर अब रिक्वायरमेंट क्या दे सकता है। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें सोचनी है, सही है ना, बहुत सारे मुझे है ना, आंखें बंद करके तो नहीं बट रीजनेबली। और मैंने आपसे कहा ना कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड एज यानी आई हैव टू गिव माई एक्सपर्ट ओपिनियन, नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस बट रीजनेबली, कि मुझे सोचना है कि यार इस तरह अगर खेलेगा तो फिर क्या होगा, ये ऐसी रिक्वायरमेंट बना देगा क्या होगा। तो दैट क्लास वुड बी मोर इंटरेस्टिंग। तो स्टे ट्यून और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ गुड नाइट फ्रॉम हियर। थैंक यू।